हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लव नेक्स्ट डोर। एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेल और फीमेल लीड दोनों की मॉम्स और कुछ लेडीज़ को हाइकिंग पर जाता हुआ देखते हैं। यहाँ पर चलते चलते वो लोग अपनी स्किन केयर की बातें कर रही थी कि किसने फिलहाल अपनी स्किन को बेटर बनाने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट करवाया है। पर स्योंगहो की मॉम को देखकर लग रहा था कि जैसे उन्हें सबके अंदर कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, उनके हिसाब से नेचुरल ब्यूटी ही बेस्ट होती है। जिससे हमें पता चलता है कि स्योंगहो और स्योकरू दोनों की मॉम्स की थिंकिंग एक दूसरे से काफ़ी अलग है। रियो की मॉम बाकियों को बताती है कि ये हाइकिंग का जो आउटफिट है उनकी बेटी रियो ने ही यूएस से भेजा है। जो सुनकर स्योंग की मॉम कहती है कि मुझे तो गिफ्ट पसंद नहीं है, मेरे लिए तो मेरा बेटा खुद ही एक गिफ्ट है। फिर वो अपने बेटे की तारीफ करते हुए बताती है कि हाल ही में उसकी डिज़ाइन की हुई लाइब्रेरी को अवार्ड मिला है क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट है और उसकी तारीफ ना खुद प्रेसिडेंट ने की थी। जिससे हमें पता चलता है कि असल में स्योंग काफ़ी अच्छा आर्किटेक्ट है। पर ये सब सुनकर रियो की मॉम बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, भला प्रेसिडेंट को कौन सा सारी दुनिया जानती है। जबकि मेरी बेटी ने तो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन के साथ ड्रिंक की थी क्योंकि वो बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में काम करती हैं। इसी तरह अब दोनों मॉम्स अपने बच्चे की काबिलियत को एक दूसरे को बताने में लग जाती हैं कि उनके बच्चे कितने ज़्यादा स्पेशल हैं। पर उनके साथ में जो बाकी दो लेडीज़ होती है वो ये सब सुनने के लिए नहीं आई थी क्योंकि ये सब इनका रोज़ का हो गया था, जिस वजह से उन्हें उनकी ये बातें याद हो गई थी। सीन अब यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक अवार्ड सेरेमनी को देखते हैं जहाँ पर स्योंग की टेबल लगी हुई थी, लेकिन असल में वो तो एक फ्यूनरल होम की डायरेक्टर से मिलने के लिए गया हुआ था। वो उनसे मिलकर उन्हें बताता है कि वो एक मेमोरियल पार्क डिज़ाइन करना चाहता है, जिसकी मदद के लिए डायरेक्टर भी मान जाती है। स्योंग उनसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछता है जिससे कि उसे काम करने में मदद मिल सके। तो डायरेक्टर कहती है कि मेमोरियल पार्क्स को हमेशा उदास और अकेले दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोग कभी तो जिंदा हुआ करते थे ना। जो सुनकर उसे लॉबी में एक शेल्टर बनाने का आइडिया आता है जो कि लाइब्रेरी और कैफ़े की तरह दिखेगा और उसके अंदर वो चीज़ें रखी होंगी जो कि मरे हुए लोगों को कभी बेहद पसंद थी। जिसका ये आइडिया उस डायरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तभी स्योंग को उसकी फर्म के सीईओ म्यूंग का कॉल आ जाता है जो उसे जल्दी अवार्ड सेरेमनी में आने के लिए कहते हैं क्योंकि वो स्टार्ट होने वाली थी और उसे अवार्ड मिलने वाला था। दूसरी तरफ इवेंट के अंदर म्यूंग काफ़ी टेंशन में होता है कि स्योंग अभी तक नहीं आया। तभी अवार्ड के लिए स्योंग का नाम लिया जाता है, जिस वजह से म्योंग अब एक्साइटेड होकर खुद ही अवार्ड लेने के लिए जाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर स्योंग आ जाता है जिसे वो देखता ही रह जाता है कि ये स्पॉटलाइट उसने उससे छीन ली। अवार्ड लेने के बाद स्योंग स्पीच में सभी को सिर्फ थैंक यू कहता है। म्योंग को लगता है कि वो अपनी स्पीच में उसका नाम लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जहाँ वो उसके रिमाइंड कराने पर उसकी फर्म का नाम लेकर उसे थैंक यू बोलता है। सीना वापस से माउंटेन्स पर आता है जहाँ पर रियो की मॉम टॉप पर पहुँचने के बाद सभी को रियो का वेडिंग इन्विटेशन देती है, जिसे देखकर स्योंग की मॉम तो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। रियो की मॉम अब यहाँ पर उनसे स्योंग के बारे में पूछती है कि क्या वो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, तो वो इस टॉपिक को अवॉइड करने के लिए बोलने लग जाती है कि उसके पास तो टाइम ही नहीं है किसी को भी डेट करने के लिए, वैसे भी उसके लिए काफ़ी बड़े बड़े लोगों के रिश्ते आए हैं। जिस पर रियो की मॉम बोलती है कि जब तुम्हारे पास वेडिंग कार्ड हो ना तब ये बातें करना। जो सुनकर स्योंग की मॉम वहाँ से चली जाती है। सीन अब यहाँ से हमारी फीमेल लीड रियो पर शिफ्ट होता है जो कि फ्लाइट में सो रही थी क्योंकि वापस से कोरिया आ रही थी। एयर हॉस्टेस जैसे ही उसे जगाती है तो एकदम से डर जाती है। अब वो जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसे रिसीव करने के लिए उसकी फ्रेंड मोयम वहां पर आती है, जो कि एक दूसरे से काफ़ी सालों बाद मिल रहे थे और एक दूसरे से काफ़ी फ़नी वे में मिलते हैं। रास्ते में उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मोयम एक पैरामेडिक है और बातों ही बातों में वो यहाँ पर रियुक से स्योंग के बारे में पूछती है क्योंकि उसे लगा कि उनकी बात होती होगी क्योंकि वो काफ़ी पुराने दोस्त हैं। पर रियो को भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था। इधर इवेंट में म्योंग स्योंग से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ज़रूर फिर से किसी फ्यूनरल होम के अंदर गए होंगे, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं सिर्फ कल्चरल और हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट सीखने के लिए चाहता हूँ। स्योंग का अब कुछ और काम था इसीलिए वो जाने लगता है। पर म्योंग वहाँ पर आए बड़े लोगों से मिलना चाहता था, पर स्योंग उसकी बात नज़रअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। सीनब वापस से रियो पर आता है जो कि मोयम के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो अक्सर अपने हाई स्कूल के टाइम पर आया करती थी। पर वो खाना उसे काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी लगने लग जाता है क्योंकि यूएस में इतना टाइम रहने की वजह से उसका टेस्ट काफ़ी बदल चुका था। इतने में रियो किसी को शॉप में आता हुआ देखकर टेबल के नीचे छुप जाती है, जो कि कोई और नहीं असल में उसका भाई दोंगजिन था। दोंगजिन भी जब इन दो लड़कियों को मुँह छुपाते हुए दिखते तो सोचता है कि इन्हें क्या हुआ है, पर फिर इन्हें इग्नोर करके अपना खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। पर बाहर निकलते ही उसका फिटनेस ट्रेनर उसे पकड़ लेता है। ये सब खाने के लिए डांटने लग जाता है कि तुम इस तरीके से अपने ट्रेनर का सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर सकते और ना ही आने वाले कॉन्टेस्ट के अंदर पार्ट ले सकोगे।
अब वो उसे फटाफट से 5 मिनट में जिम पहुंचने के लिए बोलता है, उसका खाना खुद ले लेता है। उसके जाने के बाद मोयम रियो से पूछती है कि क्या तुमने अपनी फैमिली को नहीं बताया कि तुम यहाँ पर आ रहे हो। तो रियो कहती है कि मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ ना। जो सुनकर मोयम को उसका सरप्राइज़ अच्छा करने के लिए एक आइडिया आता है। जिसके बाद हम उन्हें तैयार होकर कुछ बैलून्स के साथ देखते हैं। मोयम का प्लान ये होता है कि वो रियो की मॉम के हाइकिंग से वापस आने से पहले घर को भी डेकोरेट करेंगे। लेकिन रियो यहाँ पर थोड़ी सी घबराई हुई थी। वो उसे प्रॉमिस मांगती है कि दिन के आखिर तक वो उसके साथ ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में मोयम को एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर एक सोना स्पा हुआ करता था। सीन अब यहाँ से पास में जाता है जब वो काफ़ी छोटी थी, तो उसकी मॉम ज़बरदस्ती उसे वहाँ पर नहलाने के लिए लेकर जा रही थी। साथ ही वहाँ पर सेओंग की मॉम भी होती है, जो कि उसे भी ज़बरदस्ती लेकर जा रही थी, जबकि वो दोनों बिल्कुल भी नहाना नहीं चाहते थे। सेओंग तो असल में वहाँ पर इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो सिर्फ लेडीज़ की जगह थी, पर उसकी मॉम के आगे उसकी बिल्कुल भी नहीं चलती। प्रेजेंट में अब ये सब सोचते हुए वो कहती है कि उनकी मॉम कितनी ज़्यादा क्रूअल थी, दोनों को एक साथ नहलाया उन्होंने। इतने में वहाँ पर सेओंग आ जाता है, जिसे देखकर उसके हाथ से सारे बलून छूट जाते हैं। सेओंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पर वो उसे उल्टा जवाब देते हुए कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब है। तो वो उसे पैर दूर करते हुए कहता है कि मतलब है क्योंकि तुम मेरी प्रॉपर्टी पर खड़ी हो। जो सुनकर वो मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगती है, पर इतने में वो सामने से अपनी मॉम को आते हुए देख लेती है और दूसरी तरफ से उसके डैड आ रहे थे, इसीलिए वो पास ही में पड़े एक बॉक्स के अंदर छुप जाती है। जिसे ऐसे देखकर सेओंग काफ़ी हैरान होता है। वो रियो से ऐसा करने का कारण पूछता है, पर वो उसे इस बार उसे इसमें हेल्प करने के लिए कहती है। इतने में वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और सेओंग को वहाँ पर देखकर काफ़ी सरप्राइज होते हैं। तभी रियो की मॉम की नज़र वहाँ पर पड़े लावारिस बैग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो पुलिस बुलाने की बात कर रही थी कि किसका बैग यहाँ पर है। पर सेओंग रियो की मदद करने के लिए कह देता है कि ये ना उसी का बैग है। वो लोग अब वहीं पर खड़े होकर इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर उसे ऐसे बॉक्स के पास खड़ा हुआ देखकर रियो की मॉम पूछती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो कि तुम ऐसे इसकी रखवाली कर रहे हो। तो बोलता है कि इसमें ना बिल्कुल बेकार चीज़ है जिसमें फेंकने वाला हूँ। इस पर डैड बोलते हैं कि ठीक है, जब भी तुम्हें सामान फेंकना होता ना मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब उनके जाने के बाद भी वो रियो को बॉक्स से बाहर नहीं आने देता और उसे ये सब करने का रीज़न पूछता है, पर वो बॉक्स को फाड़ कर वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब वो उसे पागल बनाने के लिए फिर से बोलता है कि अरे तुम्हारी मॉम आ रही है। जो सुनकर वो वापस से छुपने लग जाती है, लेकिन वो बोलता है कि सिर्फ मजाक कर रहा था। रियो अब उससे एक और मदद मांगती है और सीधा उसके ऑफिस में घुसकर वॉशरूम यूज़ करती है। बाहर आने के बाद सेओंग उसे यहाँ की चीज़ों को छूने से मना करता है, पर वो उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर उन सभी चीज़ों को छूने लग जाती है। जिसके ऐसे बिहेवियर को देखकर रियो उसे बोलती है कि तुम ना सिर्फ बचपन में ही क्यूट थे, पर सेओंग कहता है कि तुम तो बचपन में भी क्यूट नहीं थी। जो सुनकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। सेओंग फिर उसकी शादी के लिए अब यहाँ पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब न देकर उसको ऑफिस घूमने लग जाती है। जिस बीच गलती से उसके ऊपर एक अलमीरा गिरने वाली थी, लेकिन सेओंग उसे बचा लेता है, पर उसके ऊपर एक भारी से स्टैचू गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे लग जाती है। जो देखकर सेओंग कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो हमेशा मुझे चोट ही क्यों लगती रहती है। रियो को अब जैसे ही पता चलता है कि वो स्टैचू काफ़ी हैवी है, तो वो कोट उठाकर चेक करती है, जहाँ पर उसे काफ़ी चोट आई हुई थी। साथ ही उसकी नज़र उसके बैग के एक पुराने घाव पर भी पड़ती है, जहाँ से सीन पास में जाता है और हम देखते हैं कि जब रियो को कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे, पर वो उनसे फाइट बैक कर रही थी। सेओंग भी यहाँ पर उसे उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन गलती से धक्का लगने की वजह से उसे ही चोट लग जाती है, जिसका निशान आज तक उसकी बैग पर था। अब जैसे ही वो ऑफिस से जाने लग जाती है, तभी सेओंग उसे बोलता है कि ये स्टैचू ना काफ़ी कीमती है, अगर ये टूटा ना तो तुम्हें उसके पैसे भरने पड़ेंगे। जो सुनकर वो घबरा कर उस स्टैचू को देखने लग जाती है और वापस रखकर बोलती है कि नहीं नहीं, ये ना बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो चली जाती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम मोयम को देखते हैं, जो कि एक मरीज़ को हॉस्पिटल लेने के लिए आती है, जो कि एक पार्क में बैठकर शराब पी रहा था, पर वो उनके साथ चलने से साफ साफ मना कर देता है, जबकि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। मोयम उससे साथ चलने की जिद करती है, पर वो वहाँ पर सोजो की बोतल तोड़कर उस पर अटैक करने लग जाता है। जो देखकर कांग नाम का एक आदमी आगे बढ़ता है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो टाइक्वांडो में रेड बेल्ट था। पर वो जैसे उसकी तरफ बढ़ता है तो पैर फिसलने की वजह से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में छोटा सा कांच भी घुस जाता है। ये देखकर मोयम अब आगे बढ़ती है और एक किक मार के उस आदमी के हाथ से बॉटल को गिरा देती है और बताती है कि वो ब्लैक बेल्ट रह चुकी है। जो देखकर अब वो आदमी भी डर के मारे अपना इलाज कराने के लिए मान जाता है।
लेकिन कांग यहाँ पर सिर्फ मोयम को देखता रह जाता है क्योंकि वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो चुका था। दूसरी तरफ सेओंग रियो के साथ घर की तरफ जा रहा था क्योंकि वो दोनों पड़ोसी थे। तभी वो रास्ते में एक आदमी को हेलमेट पहने हुए देखकर सोचती है कि उसे भी एक हेलमेट पहन लेना चाहिए, वरना घर जाने के बाद कहीं उसकी मॉम उसका सर ही ना फोड़ दे। अब हेलमेट तो उसे कहीं पर मिलने नहीं वाला था, इसीलिए वो रास्ते में अपना बैग खोलकर उसमें से काफ़ी सारी जैकेट निकाल कर पहन लेती है। जिसकी ऐसी हरकतें देखकर बेचारा सेओंग काफ़ी हैरान था। अब घर के बाहर पहुंचने पर रियो सोंग से उसे मारने के लिए कहती है ताकि वो देख सके कि उसे लग रही है या फिर नहीं। वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो सेओंग को अपने साथ रात बिताने के लिए कहती है, जिसकी इतनी अजीब बातें सुनकर वो बेचारा खुद ही डर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। मैं बात जानने के बाद ही तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। तो रियो घबराते हुए उसे बताती है कि मैंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। लेकिन यहाँ पर अभी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि उसके ये बोलते ही मॉम डैड पीछे आ जाते हैं, जिन्होंने उसकी ये बात सुन ली थी। जो चीज़ जब उसे रियलाइज़ होती है तो बात को संभालने की कोशिश करती है, पर डैड तो बेचारे नीचे गिर जाते हैं और इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे जिन्हें सेओंग के डैड किस तरीके से संभालते हैं। रियो की मॉम तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सेओंग बीच में आकर उन्हें रोकता है। जिस मौके पर रियो अपनी मॉम को समझा रही होती है कि उसका फैसला ना बिल्कुल सही है। वो पूछती है कि आखिर उसने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी, क्या उसके फियांसे ने कुछ किया था, पर वो मना कर देती है और फिर हैरान होकर उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ किया, जिस पर वो हाँ बोलती है। तो मॉम उससे पूछने लग जाती है कि क्या उसने चीट किया है उसके ऊपर, जिस बात पर जब वो कोई भी जवाब नहीं देती तो मॉम उसे अब फिर से मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर इस बार वो बीच में खड़े सेओंग को ही मारने लग जाती है। जो देखकर सेओंग की मॉम बोलने लग जाती है कि अरे तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो, अपनी बेटी को मारो ना। लेकिन मॉम तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड को भी गलती से मार देती है, जो सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। तभी डैडी यहाँ पर मॉम से बोलते हैं कि हमें अपनी बेटी की साइड भी तो सुननी चाहिए ना, जिसके लिए मॉम मान जाती हैं। पर पहले रियो प्रॉमिस मांगती है कि वो उसे नहीं मारेंगे, तो वो प्रॉमिस कर देती है। तभी रियो एक और बॉम्ब फोड़ देती है कि उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। इतने में पीछे से उसका भाई आ जाता है और ये सब बात सुनकर शॉक हो जाता है। डैड भी एक बार फिर से शॉक के मारे नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से मॉम फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार भी पिटाई बेचारे सेओंग की हो जाती है। अपनी मॉम को इतने गुस्से में देखकर रियो अब सेओंग का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर भाग जाती है, जहाँ से हमें इनमें बचपन का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग खेल खेल के अंदर भी इसी तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागा करते थे। दोनों मॉम से बचते हुए एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, पर वो भागते हुए इतना थक गई थी और इतने जैकेट पहनने की वजह से उसे काफ़ी गर्मी भी लग रही थी। वो सेओंग को आगे करके उन सभी जैकेट्स को उतार देती है, जो सुनकर वो बोलने लग जाता है कि तुमने कितने कपड़े पहने हैं, ऐसे तो एक डॉल होती है ना, जिस डॉल के अंदर एक और डॉल होती है। सेओंग अब उसे बोलता है कि तुमने अपनी मॉम से ये क्यों कहा कि तुमने चीट किया है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें अपनी लाइफ के इतने बड़े 2 डिसीजन लेने पड़े। सेओंग अब यहाँ पर उसे एक डॉल से कंपेयर करता है, जो सुनकर वो खुश हो रही थी, लेकिन वो उसे बोलता है कि तुम ना एक भूतिया डॉल हो। अब यहाँ पर रियो से बताती है कि उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो चुकी थी, पहले पढ़ाई फिर नौकरी फिर शादी। इतनी ज़्यादा प्रेशर में आने की वजह से कहीं वो अपना करेज ना खो दे, इसीलिए उसने वापस आने का फैसला करा। तभी वहाँ पर एक कपल आ जाता है जो कि उनसे फ़ोटो क्लिक करने के लिए हेल्प मांगते हैं। फ़ोटो क्लिक होने के बाद वो भी इन्हें कपल समझकर पूछते हैं कि क्या वो इनकी फ़ोटो क्लिक कर ले, लेकिन वो लोग इनकी गलतफहमी दूर कर देते हैं कि ये लोग कपल नहीं है, बस हमारी मॉम्स आपस में फ्रेंड है, इसीलिए हम एक दूसरे को जानते हैं। उनके जाने के बाद सेओंग को दोंगजिन का कॉल आ जाता है, जिसे उठाने से रियो मना करती है, पर वो उसकी बात कहाँ मानने वाला था। दोंगजिन यहाँ पर सेओंग से कहता है कि मॉम चाहती है कि रियो घर पर वापस आ जाए, वो उसे नहीं मारेंगी। ये बात जैसे ही सेओंग रियो को बताता है तो उसे तो यकीन ही नहीं होता कि उसकी मॉम इतनी जल्दी शांत हो गई, पर वो उसे कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि तुमसे ज़्यादा ना वो मुझे मानती है। इधर सीन मोई ऊपर आता है, जो कि उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वहां से जाने लगती है, पर तभी वहां पर कांग आ जाता है, जैसे बीच में गिरने से चोट लग गई थी। वो यहाँ पर मोयम से उसका नाम पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना उसे भाव दिए वहाँ से चली जाती है। तभी वो देखता है कि जिस पेशेंट को वो यहाँ पर लेकर आई थी, उसके लिए वो कुछ ग्लूकोज कैंडी छोड़ कर गई थी, और साथ ही एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने अच्छे से ख्याल रखे। जिन बातों को स्माइल करते हुए अपनी डायरी के अंदर नोट कर लेता है। दूसरी तरफ सेओंग और रू जैसे ही घर पहुंचते हैं, तभी रू देखती है कि मॉम रो रही है, जिन्हें वो संभालने के लिए उनके पास जाती है। लेकिन जैसे ही मॉम उठती है तो देखती है कि उनके पास तो एक स्टिक होती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि आज तो उसकी खैर नहीं है, इसीलिए वो फिर से वहाँ से भागने लग जाती है, पर उसके साथ धोखा हो जाता है क्योंकि सेओंग उसका रास्ता रोक लेता है। मॉम से कहता है कि आपको इसके साथ अब जो भी करना है करो, मेरा काम हो गया।
ये बोलकर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भाग जाता है। जिसे ऐसे देख कर रियो उसे कहती है कि कल ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर मॉम बोलती है कि कल तक जब तुम जिंदा बचोगी तभी कुछ करोगी ना। अब अंदर से हमें रियो के पिटने के बाद चिल्लाने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। जिसे ऐसे देखकर सियोंग को बचपन का एक दिन याद आ जाता है जब काफ़ी बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी रियो ने आकर उसे बचाया था। वो इन सब बच्चों से आकर कहती है कि आइंदा मेरे बेबी को कभी परेशान मत करना। जो सब याद करके वो काफ़ी स्माइल करता है और बोलता है कि अभी आ गई है तो वापस से सब कुछ लाइवली हो जाएगा। इसके बाद हम सियोंग और रियो के हाई स्कूल का टाइम देखते हैं। रियो यहाँ पर सियोंग को लेकर आई थी ये बोलकर कि उसे न कुछ काम है और उसे बर्तन धुलवा रही थी ऐसा पार्ट टाइम वर्क। इतना काम देखकर वो बेचारा परेशान होकर वहाँ से जाने लग जाता है। पर रियो उसे रोकने के लिए उसके पैर पकड़ लेती है क्योंकि अगर वो चला गया तो उन्हें काम के पूरे पैसे नहीं मिलेंगे और रियो जो खरीदना चाहती थी वो उसे नहीं ले पाएगी। सियोंग यहाँ से जाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं जाने देती, इसीलिए उसकी बात उसे माननी पड़ जाती है। जिसके बाद हम इन्हें एक शॉप में देखते हैं जहाँ पर रियो अपने पैसों को कुछ डेकोरेटिव स्टार्स खरीदने में खर्च करती है। ये देखकर सियोंग उससे कहता है कि इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को भला इस तरीके से कौन बर्बाद करता है। पर वो उस पर ध्यान नहीं देती और पार्ट टाइम जॉब के बारे में सोचने लग जाती है। अगली सुबह जैसे ही अब रियो की मॉम किचन में जाती है तो उन्हें राइस कुकर के अंदर एक गिफ्ट मिलता है जिसके अंदर एक गोल्ड ब्रॉच था जो कि रियो ने उनके लिए वहाँ पर रखा था। मॉम उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। जिससे हम समझ पाते हैं कि रियो अपनी मॉम को गिफ्ट देने के लिए सब पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रही थी। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मॉम काफ़ी गुस्से में रियो के रूम में जाती है। हम देख पाते हैं कि उसका रूम तब पूरी तरीके से स्टोर रूम बन गया था। मॉम वहाँ पर इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती है कि अंदर रखा हुआ सामान गिरने की वजह से रियो की नींद खुल जाती है और वो रूफ पर लगे हुए स्टार्स को देखने लग जाती है जिसे उसने हाई स्कूल के टाइम पर खरीदा था। सीन अब यहाँ से सियोंग पर आता है जिसे देखने से पता चलता है कि वो एक हाई क्लास लाइफस्टाइल जीता है। तभी न्यूज़ में एक कॉस्मिक इवेंट के बारे में बताया जाता है जिसमें लोगों को मीटियोर शावर देखने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ रियो जब ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करती है लेकिन मॉम तो उससे अभी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि पिछली रात जब मॉम ने उससे पूछा था कि उसके आगे का प्लान क्या है तो रियो बोलती है कि अभी तो कुछ टाइम तक मेरा सिर्फ सोने और खाने का प्लान है। जो सुनकर डैड मॉम के हाथों से स्टिक छीन लेते हैं वरना रियो को बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली थी। प्रेजेंट में रियो का जवाब सुनने के बाद मॉम उसे खाना भी नहीं देती। इतने में सियोंग और मोयम दोनों वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर मोयम तो उसे देख रही थी कि कहीं से ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं लगी। मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे इतनी बुरी तरह मारूंगी। इस पर वो कहती है कि एक बार तो आपने इसका हाथ भी तोड़ दिया था। सियोंग यहाँ पर आंटी के लिए पम्पकिन सूप लेकर आया था जो देखकर मॉम को अच्छा लगता है कि वो उनकी कितनी फिक्र करता है। अब जब सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं तो रियो बोलती है कि कैसा घर है जहाँ पर खुद की बेटी को भूखा रखकर मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा है लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो मोयम के साथ ही अपना खाना शेयर करती है। तभी वहाँ पर दोंग जनाने लग जाता है जो खाने के लिए कंप्लेन करने लगता है। ये सुनकर वो उसे डांटती है कि भला तुम इस तरीके से ट्रेनर कैसे बन पाओगे, जिसके बदले में वो रियो को जॉबलेस पेस्ट बोलता है। ये सुनकर दोनों अब यहाँ पर एक दूसरे के बाल पकड़ लेते हैं जिन्हें ऐसे देखकर मॉम गुस्से में ज़ोर से बर्तन पटकती हैं तो उन्हें देखकर दोनों एक दूसरे के बाल छोड़ देते हैं। पर मॉम वहाँ से एक रूम में जाकर गुस्से में ड्रम बजाने लग जाती है जहाँ डैड बताते हैं कि जब भी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है ना तो हमेशा गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो जाकर ड्रम्स को बजाने लग जाती हैं। लेकिन उनकी स्किल्स अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी और वो काफ़ी अच्छा बजाती थी। ब्रेकफास्ट के बाद मोयम्मा रियो से उसके फैसलों पर काफ़ी सवाल करती हैं क्योंकि वो उसे अच्छे से जानती थी कि उसकी जैसी इतनी समझदार लड़की कभी भी ऐसा नहीं करेगी और उसे पूरी सच्चाई बताने के लिए कहती है पर वो कुछ भी नहीं बताती। तभी मोयम के जाने का टाइम हो जाता है इसीलिए वो तो यहाँ से चली जाती है। अब रियो अपने बिस्तर पर लेट जाती है और सियोंग को अपने पास बुलाती है जिसके लिए वो बेचारा घबरा जाता है लेकिन उसके बार बार बोलने पर जैसे वो उसके पास जाता है तो वो उसका गला पकड़ लेती है क्योंकि कल रात वो उसे धोखा देकर यहाँ से भाग गया था। रियो तो उसे यहाँ पर बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं रही थी पर उसकी मम सही टाइम पर आकर सियोंग को बचा लेती है। तो इसकी इतनी फिक्र करता हुआ देखकर रियो कहती है कि आप ना आपसे इसे अपना ही बेटा बना लो। पर मामू से उठकर राइस केक को सियोंग के ऑफिस में पहुंचाने के लिए कहते हैं जो कि खास उसने उसके लिए मंगवाए थे। जिनके बीच की ऐसी बॉन्डिंग देखकर वो कहती है कि मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए। सीन अब शिफ्ट होता है और हम म्योंग्यू को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट के घर की विंडो के प्लेसमेंट के लिए काफ़ी परेशान था जबकि उसकी असिस्टेंट लीना यहाँ पर बैठकर सियोंग की फ़ोटोज़ को अरेंज कर रही थी। इतने में सियोंग रियो के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। रियो को यहाँ पर देखकर म्योंग काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसने उसके बारे में काफ़ी सुना था कि वो सियोंग की काफ़ी पुरानी दोस्त है। पर आज उससे मिलकर वो उससे काफ़ी खुश होता है और उसे ओपनिंग पार्टी में इनवाइट भी करता है। पर लीना तो यहाँ पर उसे सियोंग के बारे में शुरू से हर बात जानना चाहती थी तो रियो उसे बताना शुरू करती है कि सियोंग फ्रांस में पैदा हुआ था। वो गर्मियों का दिन था जब उसे पहली बार मिली थी।
उस टाइम वो काफ़ी डरपोक किस्म का बच्चा था, क्योंकि फ्रांस से आने की वजह से उसे कोरियन लैंग्वेज नहीं आती थी, जो देखकर रियो डिसाइड करती है कि वो उसका बेबी की तरह ख्याल रखेगी। इसीलिए जब भी सियोंग की मॉम अपने काम की वजह से उसे उनके घर पर छोड़कर जाती थी, तो वो आपस में काफ़ी ज़्यादा खेलते थे। यहाँ तक कि गेम के अंदर उन्होंने एंगेजमेंट भी कर ली थी। वो साथ में खाना भी खाया करते थे। रियो अपनी प्लेट का सारा खाना उससे शेयर करती थी। वही थी जिसने कि उसके सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी मदद की। जिसकी ऐसी बातें सुनकर म्योंग तो रोने लग जाता है, पर तभी पीछे से सियोंग आकर कहता है कि ऐसे सिर्फ तुम्हें लगता है, आइंदा अगर तुमने मेरे बारे में गलत र्यूमर्स फैलाए ना तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। और वो सभी से कहता है कि इसकी ना सारी बातें झूठी हैं। फिर अब हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें सियोंग की साइड से दिखाई जाती हैं। जब वो रियो से पहली बार मिला था तो उसके मुंह पर मिट्टी लगी हुई थी। वो काफ़ी अग्रेसिव भी थी, यहाँ तक कि उसने तो उसका जीना भी मुश्किल कर दिया था। जब वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए गया था तो वहाँ पर भी घुस गई थी, और जो खाना उसे पसंद नहीं था वो हमेशा उसकी प्लेट में डाल दिया करती थी। इसके अलावा उसने उसकी पॉकेट मनी भी छीनना शुरू कर दिया था, जिसके बदले में वो चॉकलेट्स वगैरह सब खाया करती थी। इस पर रियो से कहती है कि तुम्हें तो ठीक से वॉशरूम भी यूज़ नहीं करना आता था। अब इन दोनों को इस तरीके से बच्चों की तरह लड़ते हुए देखकर म्योंग और लीना समझ जाते हैं कि ये दोनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं, और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उसी वक्त म्योंग को किसी का कॉल आ जाता है। इसके बाद हम रियो की मॉम को मार्केट से सामान लाता हुआ देखते हैं। तभी वो नोटिस करती है कि हर कोई रियो के बारे में बात कर रहा था कि कैसे उसने अपने फियांसे पे चीट किया, जिसकी वजह से एंगेजमेंट टूट गई, और ज़रूर उसने जॉब छोड़ी नहीं होगी, बल्कि उसकी कंपनी वालों ने उसे जॉब से निकाल दिया। ये सब सुनकर मॉम उन लेडीज़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं बोलती और गुस्से में वहाँ से जाकर अपनी सहेली के घर चली जाती है, और बाहर जो कुछ भी गॉसिप चल रही है इसके बारे में बताती है। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि इसमें गलती तो तुम्हारी है ना, तुम्हें सबके सामने इस तरीके से रियो को नहीं पीटना चाहिए था। जो भी बात थी घर में आपस में जाके कर लेते ना। फिर मॉम अब यहाँ पर सियोंग की मॉम के बारे में पूछती है, तो बोलती है कि उन्होंने सियोंग के ऑफिस की ओपनिंग पार्टी में ही सिस्टर्स को भी बुलाया है। ये सुनकर मॉम हैरान होती है, क्योंकि आखिरी बार वो ही सिस्टर्स से रियूनियन के टाइम में मिले थे, और ऊपर से सियोंग की मॉम तो ही सिस्टर्स के इतनी ज़्यादा क्लोज भी नहीं थे, तो फिर उन्होंने उन्हें ओपनिंग पार्टी के अंदर क्यों इन्वाइट किया। इस पर उनकी फ्रेंड कहती है कि इसका कारण भी तुम खुद हो, क्योंकि तुम्ही ने पहले अपनी बेटी का शो ऑफ किया था कि वो यूएस में बड़ी कंपनी में है और किसी इंटरनेशनल लवर के साथ शादी करने वाली है, तो अपने बेटे का सक्सेस भी तो दिखाने के लिए सियोंग की मॉम ने उन्हें इन्वाइट किया है। जो सुनकर वो चुप हो जाती है। अब रात को हम रियो को देखते हैं जो कि टेरेस पर अपने लिए डिनर बनाती है। तभी मोयम वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसे इस तरीके से डिनर बनाते हुए उसकी तारीफ करती है। साथ ही वो यहाँ पर सियोंग को भी इनवाइट करती है, जिसे रियो रोकने की कोशिश करती है, पर मोयम नहीं मानती। दूसरी तरफ हम रियो के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ एक तरफ उसके ऐसे फैसले की वजह से मॉम तो काफ़ी परेशान थी, लेकिन डैड एकदम शांत होते हैं। मॉम को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो प्रॉब्लम को फेस करना नहीं चाहते, इसलिए गुस्से में चली जाती है, पर डैड को लगता है कि वो शायद रियो के एक्स फियांसे की फैमिली के लिए कंपैटिबल नहीं थे। सेना वापस से रियो पर आता है, जो कि काफ़ी अच्छे से खाना बना रही थी। इतने में सियोंग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही रियो का मूड फिर से ख़राब हो जाता है। मोयम तो अब यहाँ से कुछ ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। रियो अब यहाँ पर सियोंग से बोलती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही बिजी थे ना, तो यहाँ पर कैसे आ गए। यहाँ से अब हम देखते हैं कि जब सियोंग रियो को रूमर्स फैलाने के लिए डांट रहा था, तभी म्योंग वहाँ पर घबराते हुए आता है और बताता है कि उनका टाउन हाउस प्रोजेक्ट डिले हो गया, क्योंकि मटेरियल और कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट अचानक से बढ़ गए और उन्हें तब तक पेमेंट नहीं मिलेगी जब तक कंस्ट्रक्शन फिर से स्टार्ट नहीं हो जाता, जिसके लिए वो पैसे अब कहाँ से लेकर आएंगे। इस बात से वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब इधर बातें करते हुए रियो खाना जला देती है, जो देखकर सियोंग खुद बनाने के लिए आगे आता है, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कुकिंग नहीं आती। वो उसे अपने कुकिंग चैलेंज दिखाने वाली होती है कि तुम कब तक अपने पेरेंट्स और मोयम से सच छुपा कर रखोगी। तुमने जो कुछ भी किया उसका कारण पूछने के लिए मॉम तुमसे बार बार सवाल करती रहेंगी, इसीलिए तुम्हें अपनी मॉम को बताने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जिसकी ऐसी बातें सुनकर रियो उसके पास जाकर बैठ जाती है और एक बार फिर से उसका गला पकड़ लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम ने उसे जासूसी करने के लिए यहाँ पर भेजा है। अगले दिन अब हम मॉम को देखते हैं, जो कि रियो के एक्स फियांसे को फ़ोन करके एंगेजमेंट टूटने का कारण पूछती है, लेकिन वो उनका फ़ोन ही नहीं उठाता। उसी वक्त उनके सामने अचानक से रियो आ जाती है, तो वो अपना फ़ोन छुपाकर फटाफट से किचन में जाती है, जब उन्हें पता चलता है कि रियो भी ओपनिंग पार्टी में जाने वाली है। जिस बीच वो बहाना करके फटाफट से उनका फ़ोन ले लेती है। अब उसे ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है कि मॉम उसके एक्स फियांसे को कॉल कर रही थी। वो मॉम से बोलती है कि अब उनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो उसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, और उसका नंबर डिलीट करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम म्योंग को देखते हैं, जो कि सियोंग को एक इंटरव्यू के बारे में बताता है कि एक रिपोर्टर उसे वो सीनियर सेंटर के बारे में सवाल करना चाहता है, जो कि उन्होंने बनाया था, पर उससे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए भी पैसा थी कि प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू करने के लिए वो पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। तभी वो वहाँ पर उस रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि इंटरव्यू लेने वाला था।
जो कि सड़क पर एक ओल्ड लेडी की मदद करने के लिए जाता है और ये वही पर्सन था जो कि पार्क में मोयम की मदद करने चाहता था। ये सब देखकर सियोंग भी वहाँ पर उस लेडी की मदद करने के लिए आ जाता है और दोनों उनकी जो कार्ट होती है उसको जंकयार्ड तक पहुँचाते हैं। लेकिन इतने में उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो लोग इस बात से हैरान थे कि ये लेडी ये काम रोज़ करती है। इसके बाद हम रियो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। वो अपने ऑफिस का टाइम याद करती है, जहाँ हम देखते हैं कि रियो को सिर्फ इस वजह से ऑफिस से निकाल दिया गया क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर थी और कोरियर होने की वजह से उसके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था। जिस बात का रियो को काफ़ी बुरा लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। इस टाइम पर उसे किसी इंसान की ज़रूरत थी जो कि उसे संभाल सके, उसे कंफर्ट कर सके। इसलिए वो अपने फियांसे को कॉल करती है, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। पर जब वो उसे मिलने के लिए एक पार्टी में जाती है तो देखती है कि वो किसी और लड़की के साथ उसे चीट कर रहा था। इतनी सारी चीज़ें रियो ने अपने मन में दबाई हुई थी। इतने में लास्ट स्टॉप आ जाता है, पर रियो उतरने के बाद वापस से उसी बस के अंदर चढ़ जाती है, जिसे ऐसे देखकर ड्राइवर भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर हम सियोंग को देखते हैं जहाँ पर कांग उससे सवाल करता है कि वर्ल्ड की टॉप 11 कंपनी में काम करने के बावजूद आपको अपना स्टार्टअप शुरू करने का ख्याल कैसे आया। इस पर यूँ जवाब देता है कि भले ही वर्ल्ड की टॉप कंपनी में था, लेकिन ऐसे काफ़ी फैसले थे जो कि वो खुद नहीं ले सकता था। इसलिए यही कारण था कि उसने अपना काम शुरू करने का ख्याल आया और उसके पास सोचने की सारी फ्रीडम थी। लेकिन अब उसे अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा था कि उसका फैसला सही होगा या फिर नहीं। यहाँ से फिर हम सियोंग के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डैड सियोंग के ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आ पाएंगे और साथ ही उनके रिलेशन मॉम से इतने अच्छे भी नहीं थे। रात में फिर वो घर जाते वक्त एक प्लांट खरीद लेती है और जब वो घर पर जा रही थी तो उसके घर से सियोंग बाहर आता है, जिसे वो उसे एज अ ओपनिंग सेरेमनी के लिए गिफ्ट देती है और उसे कहती है कि जैसे जैसे इस पर लीव्स निकलना शुरू होंगे वैसे ही तुम्हारी कंपनी ग्रो होती रहेगी। पर सियोंग को लगता है कि कहीं वो उसे कर्ज ना दे रही हो। वो उसे कल ये गिफ्ट देने के लिए बोलता है, लेकिन वो बताती है कि कल वो नहीं आएगी क्योंकि वो बिजी है। इतना कहकर अंदर चली जाती है। अगले दिन मॉम जब ओपनिंग सेरेमनी के लिए तैयार हो रही थी तब उन्हें वो गोल्ड ब्रॉच नहीं मिल रहा था जो कि रियो ने उन्हें गिफ्ट किया था। रियो उसे ढूंढने के लिए जब मदद कराती है तो वो देखती है कि उसने यूएसए मॉम को अभी तक जो भी कॉस्मेटिक्स भेजे थे वो उन्होंने यूज़ ही नहीं किए थे, ये सोचकर कि वो उन्हें अच्छे ओकेजन पर यूज़ करेगी, जिस वजह से वो पड़े पड़े एक्सपायर हो चुके थे। लेकिन मॉम जल्दी में थी, इस वजह से इस बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। फिर हम सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पर सियोंग की मॉम ने अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था। लेकिन जब सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं तभी वो लोग सियोंग की सक्सेस की बात की जगह मॉम से रियो की शादी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि रियूनियन के टाइम पर उन्होंने इस बारे में काफ़ी बात की थी कि शादी इतनी ग्रैंड होगी और ये सारी चीज़ें। पर जब सभी को इस बात का पता चलता है कि शादी टूट चुकी है तो मॉम से तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, जो देखकर सियोंग की मॉम बात संभाल लेती है कि अभी हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पर माइंड चेंज करना कोई गलत बात नहीं है। दूसरी फ्रेंड भी बोलती है कि हाँ, बाद में डिवोर्स लेने से तो अच्छा ही है कि पहले ही अच्छे से सोच लो, जिनकी ये बातें सभी को भी सही लगती है। इधर सियोंग के डर वहाँ पर नहीं आए थे, इसलिए वो उससे फ़ोन पर ही बात कर रहे थे, जिनसे बात करने के लिए वो बाहर जाता है। तभी वो वहाँ पर रियो को देखता है। अंदर मॉम जब वॉशरूम में होती है तभी वो अपनी पुरानी फ्रेंड्स को अपने बारे में बात करता हुआ सुनती है, जहाँ वो उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे थे कि जितना रियो की मॉम अपनी बेटी को कामयाब समझ रही थी उतना ही वो उल्टा निकली। ये सब सुनकर मॉम को वैसे तो काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो खुद को किस तरीके से कंट्रोल करती है। बाहर अब रियो अपनी मॉम से मिलने के लिए आई थी तो सियोंग उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी पीछे से रियो की मॉम आ जाती है, जो उसे यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी फ्रेंड्स उसे ना देख ले। रियो अपनी मॉम को यहाँ पर वो ब्रॉच देने के लिए आई थी जो कि उसने ढूंढ लिया था, पर उसने नहीं सोचा था कि उसके यहाँ पर आने से उसकी मॉम शर्मिंदा होगी। इतने में मॉम की फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाती हैं, जिनके सामने मॉम ऐसे दिखाती है कि रियो ने अपनी जॉब के बीच में ब्रेक लिया है क्योंकि वो फैमिली को काफ़ी मिस कर रही थी और दूसरी बड़ी कंपनी से उसे ऑफ़र आ रहे हैं। जो सब सुनकर रियो को काफ़ी बुरा लगता है कि वो सबसे कैसे झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि दूर से सियोंग भी ये सब कुछ देखकर दुखी हो रहा था। अब घर आने के बाद मॉम रियो से कहती है कि तुम यूएस वापस जाओगी। रियो कहती है कि आप तो कभी चाहती ही नहीं थी ना कि मैं वापस आऊँ, इसीलिए आपने मेरे कमरे को भी स्टोर रूम बना दिया। जो सुनकर मॉम को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उसका सामान अब घर से निकालने लग जाती है। मॉम उसे बोलती है कि तुमने जो कुछ भी इतनी मेहनत से इतने सालों में हासिल किया था तुमने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हें इतने अच्छे से बड़ा किया है, मेरी लाइफ चाहे कितनी भी पथेटिक क्यों ना हो, लेकिन तुम हमेशा अच्छी लाइफ जियोगे। तुमने ना मुझे बिट्रे किया है ये सब करके। रियो बोलती है कि अपनी जॉब छोड़कर और एंगेजमेंट तोड़कर मैंने आपको बिट्रे किया है।
आपको पता भी है वहाँ पर मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा मिजरेबल थी। इस पर मॉम कहती है कि जो भी हो तुम अकेली नहीं हो जो कि इतने हार्डशिप फेस कर रही हो, सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अब तुमने देखो क्या कर लिया है अपना, पूरे दिन सोती रहती हो और पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूमती हो। इस पर वो कहती है कि मॉम आपको पता है ना कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, वहाँ पर मैं ठीक से सो भी नहीं पाती थी, मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो क्या आप एक बार के लिए मेरे साथ खड़े रहकर मुझे ये नहीं बोल सकती कि मैंने बहुत ही अच्छा किया है? क्या आप मुझे थोड़ा ब्रेक भी नहीं लेने दे सकती? मॉम बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हो, यूएस जाने के लिए तुम्हें फुल स्कॉलरशिप मिली थी और तुमने अपना लिविंग एक्सपेंस भी वहाँ पर खुद ही अर्न किया, लेकिन अब मैं ये सब कुछ ऐसे वेस्ट होता हुआ नहीं दे सकती, तुम मेरा प्राइड हो। जिन्हें सुनकर रियो रोते हुए बोलती है कि क्या आप मुझे अपने प्राइड की तरह ना देखकर ये सोच सकती है कि मैं आपकी बेटी हूँ? आपकी चीज़ों के लिए, आपकी ड्रीम के लिए मैं भला अपनी लाइफ से क्यों कवर अप करूँ? ये बोलकर वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जहाँ घर के बाहर स्योंग भी था वो भी अब उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो एक पार्क में बैठी हुई थी क्योंकि उसे उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी, पर वो उसे एकदम से देखते ही काफ़ी डर जाता है क्योंकि वो एक घोस्ट की तरह लग रही थी। रियो अब जंगल जिम पर चढ़ जाती है और सोचती है कि सॉन्ग तो अब भी पहले की तरह डरता होगा, लेकिन वो तो उससे पहले ही ऊपर चढ़ जाता है। दोनों अब एक दूसरे से अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं कि कैसे वो इसी तरीके से यहाँ पर बैठा करते थे। इतने में बारिश भी शुरू हो जाती है तो सॉन्ग उसे नीचे आने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं आती, इसलिए वो अपने लिए एक अम्ब्रेला खरीद कर लेकर आता है। तो रियो भी उसके अंदर आ जाती है। तभी रियो को एक किस्सा याद आता है, जब वो छोटे थे तब वो सेओंग को ऊपर ही छोड़कर यहाँ से भाग गई थी और सेओंग यहाँ पर पूरी रात रो रहा था जब तक कुछ लोगों ने उसकी मदद नहीं की। ये सब पुरानी चीज़ों को याद करके वो काफ़ी हंस रही थी, जिसे देखकर सेओंग अम्ब्रेला बंद कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें खुद को हंसने के लिए इतना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें सुनते ही वो रोने लग जाती है क्योंकि वो सच कह रहा था और उससे पूछती है कि क्या उसने उनकी बातें सुन ली थी, तो वो हाँ बोलता है। दूसरी तरफ मॉम रियो का सूटकेस वापस से रूम में रख देती है और फिर बिस्तर लगाते वक्त उनकी जेब से वो ब्रश गिर जाता है, जिसे अपने ड्रेस में लगाकर वो रोने लग जाती है क्योंकि उन्हें ये बात रियलाइज़ हो चुकी थी कि वो अपनी बेटी के साथ काफ़ी गलत कर रही थी। इधर रियो रोने के बाद सॉन्ग से कहती है कि मेरी मॉम ना मुझे हेट करती है, तो सॉन्ग उसे कहता है कि तुम किसी को पसंद किए बिना हेट नहीं कर सकते। तभी रियो एक शूटिंग स्टार देखती है, उसी वक्त एक और शूटिंग स्टार गिरता है जिसे देखकर रियो विश मांगती है। सॉन्ग को तो ये सब काफ़ी बचकानी हरकतें लगती है, लेकिन उसके साथ वो भी विश मांगने लग जाता है। रियो यहाँ पर उसे उसकी विश के बारे में पूछती है तो बोलता है कि मैंने मांगा कि मेरी कंपनी का डाउनफॉल ना हो। तो रियो को लगता है कि ज़रूर इसकी कंपनी में कुछ हुआ है। उसके पूछने पर वो कहता है कि मैंने काफ़ी बड़ा रिस्क लिया है, कहीं मेरा फैसला गलत ना हो, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी नया क्लाइंट नहीं है और ना ही हमारे डिज़ाइंस के पैसे मिल रहे हैं। ये सुनकर रियो उन लोगों से लड़ने निकल पड़ती है जिनके पास उसके पैसे थे। ये देखकर वो उसे समझाता है कि उसे भूख लगी है ना, तो वो उसे अपने साथ फूड स्टॉल पर लेकर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रियो अपनी मॉम के उठने से पहले ही कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर घर से चली जाती है, जो कि शायद किसी जॉब की तलाश में गई थी। दूसरी तरफ ऑफिस में क्लाइंट को लीना ने विंडो ईस्ट फेस रखने के लिए मना लिया था, जिस बात से वो लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उन्हें पैसे मिलेंगे। पर सेओंग अभी तक ऑफिस में नहीं आया था। अब शाम को जैसे ही रियो वापस से घर आती है तो देखती है कि उसका रूम पहले की तरह किसी ने अरेंज कर दिया था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और भागते हुए अपनी मॉम के पास जाती है, जहाँ मॉम उसे अपने साथ हाथ धोकर खाना खाने के लिए कहती हैं। डैड बताते हैं कि इस काम में सेओंग ने उनकी मदद की थी। फिर हम देखते हैं कि असल में मॉम ने सेओंग को रियो का रूम पहले की तरह अरेंज करने के लिए हेल्प मांगी थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को लगेज की तरह ऐसे स्टोर रूम में नहीं देख सकती थी और क्योंकि सेओंग एक आर्किटेक्ट था तो उसने अपना पूरा बेस्ट दिया रियो के रूम को रिक्रिएट करने में। यही वजह थी कि वो ऑफिस नहीं जा पाया। रियो अब काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है कि उसकी मॉम ने उसका दिया हुआ ब्रश भी लगाया हुआ था, जिसका मतलब था कि अब उनके बीच में सब कुछ सॉल्व हो चुका था। अब जब वो खाना शुरू करती है तो वो उसे काफ़ी पसंद आता है। खाने के बाद वो जैसे ही सोने के लिए जाती है तो अपने छत पर लगे हुए स्टार को देखकर काफ़ी सरप्राइज़ होती है, क्योंकि वो सभी ग्लो कर रहे थे। वो जल्दी से अब सेओंग को फ़ोन करती है और स्टार्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें कैसे स्टार्स दिखे, मैंने हर वो चीज़ रखा है जिससे तुम्हारा एम्बैरेसिंग मोमेंट जुड़ा हुआ हो, जैसे वो टेबल जिसमें उसने अपना लव लेटर लिखा हुआ था। सेओंग अब उसे कर्टेन्स बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके अपोजिट कर्टेन्स खोल देती है। तभी उसके सामने वाले विंडो पर सेओंग होता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि मुझे मेरे विंडो के बाहर ख़राब चीज़ें देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए उसे कर्टेन्स क्लोज रखने के लिए बोल रहा था। रियो कहती है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे विंडो के बाहर क्या है, क्योंकि तुम अब यहाँ पर नहीं रहते। पर वो कहता है कि मैं अब वापस आ गया हूँ और अब से यहीं रहूँगा, जो सुनकर वो उसे देखती रह जाती है। फिर हमें यहाँ से एक पास का सीन दिखाया जाता है, जब रियो अपने कमरे में स्टार्स लगा रही थी तब वो गिरने ही वाली थी, लेकिन सेओंग उसे आकर बचा लेता है और दोनों सीधा बेड के ऊपर गिरते हैं। पर इस मोमेंट में इतनी ज़्यादा क्लोज थे कि काफ़ी नर्वस हो रहे थे कि शुरुआत में हमें हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता
जाता है, जहाँ पर आज सेओंगू का स्विमिंग कंपटीशन था, जिसे जीतने के बाद उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में हो जाएगा। पर उसके पेरेंट्स काम की वजह से उसका कंपटीशन देखने के लिए नहीं आ पाए थे, जिस बात से वो दुखी था। लेकिन कोच उसका हौसला बढ़ाते हैं। अब जैसे वो पूल के पास आता है तो ऑडियंस में बैठी हुई रियो उसको काफ़ी चेयर कर रही थी, जिसे ऐसे देखकर वो एम्बारस फील करने लग जाता है कि यार ये कहाँ से आ गई। तभी रियो से कहती है कि बिना मैच जीते तुम घर वापस मत आना। इतने में कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ बाकी कॉम्पिटिटर्स को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखकर रियो टेंशन में आ जाती है कि कहीं सेओंग हार ना जाए। रियो यहाँ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तभी सेओंगू की नींद खुल जाती है। इसका मतलब सेओंगू अपने पुराने दिनों को सपने में देख रहा था, लेकिन रियो असलियत में चिल्ला रही थी, जिसे सेओंग अपने विंडो से पूछता है कि क्या हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है। तो रियो उसे बता देती है कि अभी तो रात के 3 बज रहे हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या। लेकिन इतनी रात को नींद खुलने की वजह से बेचारा सेओंग परेशान हो गया था, जो देखकर रियो बोलती है कि लगता है कि बेबी सो नहीं पा रहा है, क्या मुझे तुम्हारे लिए लोरी गानी पड़ेगी। अब क्योंकि रियो यहाँ पर एक हॉरर मूवी देख रही थी, तो सोंग्यू यहाँ पर उसे उसका स्पॉइलर बता देता है, जिससे रियो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उसे सुनाने लग जाती है, लेकिन वो अपने कानों में बर्ड्स लगाकर सो जाता है और फिर से वही सपना देखता है, जहाँ वो अपना स्विमिंग कंपटीशन जीत जाता है। ये देखकर रियो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अगले दिन जब सोंग्यू जॉगिंग करके आता है तो उसकी मॉम उसे साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि उनकी फैमिली काफ़ी टाइम बाद इकट्ठा हुई थी। तभी वहाँ पर डैड भी आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट के दौरान मॉम सोंग्यू से कहती है कि उन्हें एक डिश बनाने के लिए सामान नहीं मिल रहा था, जो कि वो फ्रांस में अक्सर खाया करते थे। पर उसे तो ये चीज़ याद भी नहीं थी, क्योंकि वो उस टाइम काफ़ी छोटा था। मॉम यहाँ पर बोलती है कि उन्हें ना काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उनकी फैमिली साथ में है और वो उनके साथ रह रहा है। पर सोंग्यू कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि ये जगह मेरे स्टूडियो से पास में है। असल में सोंग्यू के पेरेंट्स हमेशा काम की वजह से बिजी रहते थे, जिसकी वजह से उनके साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। सोंग्यू फिर मॉम से पूछता है कि आपको वापस से काम कब असाइन किया जा रहा है। इस पर वो कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से यहाँ से चली जाऊँ। तो सोंग्यू कहता है कि नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तक कोरिया में नहीं रुकती हो ना। जिसके बाद वो भी यहाँ से चला जाता है। अब वो जैसे ही अपने ऑफिस पहुँचता है तो लीना उसका एक ज़बरदस्त वेलकम करती है, जिसे सोंग्यू काफ़ी डर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे ऐसा करने से कोई मर सकता था। तभी हुंगचन वहाँ पर आकर बताता है कि उन्हें एक बहुत ही बड़ा ऑफर मिला है। वो कहता है कि दानियोंग मेडिकल फाउंडेशन वाया ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके एक ऐसा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं जो कि सिर्फ कोरिया के टॉप 1% लोगों के लिए रिजर्व्ड है। वो इस चीज़ की वजह से इतना खुश था, उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब उसकी वाइफ के फॉर्चून देखने की वजह से हुआ है। पर सोंग्यू को लगता है कि ये सब रियो के दिए हुए प्लान की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने बोला था कि जब तक उसके प्लान पर लीव आते रहेंगे तब तक उनकी कंपनी ग्रो होती रहेगी। तो सुनकर ह्योंग जल्दी से प्लांट को पानी देने के लिए चला जाता है। उसी वक्त सोंग्यू इंटरनेट पर एक जिम की रीमॉडलिंग कंपटीशन को देखता है और कहता है कि वो ये करना चाहता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम रियो को देखते हैं, जो कि उठने के बाद जब नीचे आती है तो उसके घर में कोई भी नहीं था। उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए खाने पर जाती है, जिस पर उसकी मॉम ने नोट भी लिखा हुआ था कि ये उसके लिए बनाया हुआ है, वो इसे गर्म करके खा ले। जहाँ पर अपनी मॉम का ये नेचर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ रियो के पेरेंट्स अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही बड़ा खाने का ऑर्डर मिला था, जिससे वो काफ़ी खुश थे। तभी डैड मॉम से पूछते हैं कि क्या तुमने रियो को पूरी तरीके से माफ़ कर दिया है। मॉम कहती है कि ये रोमियो जूलियट इफेक्ट है। डैड इसका मतलब पूछते हैं तो मॉम कहती है कि हमें अपने बच्चों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो उतने ही हमारे खिलाफ होंगे। इधर रियो घर पर अपना अनएम्प्लॉयमेंट शेड्यूल बनाती है कि कितने बजे उसे क्या करना है। उसके हिसाब से वो कभी गेम खेलती है तो कभी टेरेस पर धूप खाने के लिए जाती है। फिर वो टीवी देखती है, लेकिन ये सब करने की वजह से वो इतनी ज़्यादा बोर हो जाती है, इसलिए वो सोंग्यू को फ़ोन करती है, जो कि काम में बिजी था। वो उसे बोलता है कि जिन लोगों के पास काम होता है उन्हें वीकेंड्स पर भी काम करना पड़ता है। ये बोलकर फ़ोन रखने वाला था, पर रियो से कहती है कि मेरे शेड्यूल के हिसाब से मुझे 6 से 8 कॉमिक बुक्स पढ़नी है, तो तुम मेरे साथ चलना। लेकिन वो उसे मना करके फ़ोन रख देता है। इसलिए रियो बुक स्टोर पहुँचने के बाद वहाँ पर मोयम को बुला लेती है, क्योंकि वही उसकी एक दोस्त थी जो कि उसे कभी भी मना नहीं करती थी। उसे देखकर रियो समझ जाती है कि वो काम से काफ़ी थक चुकी है, तो उससे पूछती है कि उसे क्या पढ़ना है, रोमांस, कॉमेडी या फिर हॉरर। पर वो बोलती है कि उसे ना कुछ रेड पढ़ना है। शॉप के अंदर रेड बुक्स अडल्ट स्टोरीज़ को कहते हैं। तो रियो यहाँ पर उसे एक बुक सजेस्ट करती है जो कि उसने पहले पढ़ी थी। उसे ये भी कहती है कि हम अपने नेबरहुड में ही हैं, तो जब आसपास कोई ना हो तब तुम उसे उठाना। लेकिन मोयम का मतलब रेड से यहाँ पर ब्लड था, जैसे कि कोई क्राइम वगैरह की स्टोरी। इतने में सोंग्यो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे रियो इग्नोर करने लग जाती है, क्योंकि उसने यहाँ पर आने से पहले उसे मना कर दिया था। पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए थोड़ी आया हूँ, मुझे बस एक बुक चाहिए थी इसीलिए आया हूँ।
ये बोलकर वो प्रिंसेस नाम की बुक को उठा लेता है, जिसका ऐसा टेस्ट देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। पर वो कहता है कि तुम दोनों इस तरह साथ रहा करो, जिससे न लोगों को कम परेशानी होगी। जो सुनकर रियो धीरे से मोयम से बोलती है कि ये जब भी आता है लड़ाई के मूड में ही आता है। अब बुक स्टोर से बाहर आने के बाद रियो उन दोनों से आगे का प्लान पूछती है, क्योंकि 8 से 10 उसका फ्री टाइम था। लेकिन उन दोनों को ही काम था। मोयम को एक सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ाई करनी थी और रियो को काम की वजह से ऑफिस वापस जाना था, इसीलिए वो दोनों उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि रियो गुस्से में चिल्लाने लग जाती है कि हाँ, पूरे देश का भविष्य तुम्हारे ऊपर ही तो है ना। लेकिन वो लोगों को कोई भी असर नहीं पड़ता। अगले दिन हम दोनों मॉम को बाकी फ्रेंड्स के साथ में देखते हैं, जहाँ पर उनमें से एक लेडी बाकी सभी के लिए फ्लावर्स लेकर आई थी, जिसे देखने के बाद सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो लेडी यहाँ पर सजेस्ट करती है कि उन्हें भी ना अपने ग्रुप का नाम कुछ अच्छा सा रखना चाहिए, जो कि एलिगेंट सुनाई दे। अब क्योंकि उनके हाथ में लेवेंडर फ्लावर्स थे, इसलिए वो अपने ग्रुप का नाम लेवेंडर रखने का डिसाइड करते हैं और उन फ्लावर्स को अपने ग्रुप की प्रोफाइल पिक्चर लगा देती हैं। जो चीज़ जब रियो देखती है तो डैड से बोलती है कि मॉम ओल्ड हो रही है, ये सब क्या कर रही है। पर पीछे से मॉम आ जाती है, कहती है कि अपनी मॉम को पीठ पीछे ऐसे कह रही हो। अब क्योंकि उन्हें 100 रोल्स बनाने थे, जिसकी वजह से वो जल्दी से काम में लग जाती है। रियो भी उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन मॉम उसे मना कर देती है। इतने में वहाँ पर एक कस्टमर आती है, जिसे देखकर रियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने मॉम डैड को बताती है कि ये उसकी हाई स्कूल की टीचर है, जिससे मिलकर वो लोग भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। टीचर भी अब उन्हें एक बड़ा सा ऑर्डर देती है, लेकिन वो उसे अकेले नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए रियो ऑर्डर ले जाने में उनकी मदद करती है। चार रास्ते में बात करते हुए उसे पता चलता है कि टीचर अब प्रिंसिपल बन गई है। अब उनको तो यहाँ पर लगता है कि रियो अपनी जॉब से यहाँ पर वेकेशन लेकर आई है। वो उसे ये भी बताती है कि सभी टीचर्स उसकी यहाँ पर काफ़ी बातें करते हैं, क्योंकि वो यूएस की सबसे बड़ी कंपनी ग्रेप में काम करती है। जो सुनकर रियो इतनी ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि उन्हें सच नहीं बता पाती कि उसने जॉब छोड़ दी है। अब स्कूल पहुँचने पर रियो सुंग्यो को देखती है, जिसके बाद ये तीनों अब साथ में बैठे हुए थे और पता चलता है कि सुंग्यो ने स्कूल के जिम रीमॉडलिंग और बिल्डिंग डिज़ाइन कंपटीशन में पार्ट लिया है। लेकिन रियो को लगता है कि वो यहाँ पर मैडम को मक्खन लगाने के लिए आया है, ताकि उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाए। पर टीचर बोलती है कि विनर चूज़ करने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। जहाँ पर अब रियो को इस तरीके से कम्पीट करता हुआ देखकर वो बोलती है कि वो तो बिल्कुल भी नहीं बदले। फिर वो उनसे पूछती है कि आफ्टरनून में फ्री कौन है। सुंगी तो मना करते हुए बोलता है कि उसे साइट विजिट करने के लिए जाना है। तो टीचर अब रियो से कहती है कि तुम यहाँ पर आई हो तो तुम्हें बाकी बच्चों से बात करनी चाहिए, ताकि उनके लिए एक एग्जाम्पल बन सको। जो सुनकर सुंगी समझ गया था कि रियो तो फंस चुकी है, इसीलिए वो तो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है और रियो स्टूडेंट से मिलने के लिए मना भी नहीं कर पाती। टीचर अब उसे सभी बच्चों के सामने ले जाकर वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाती है। जब उन्हें पता चलता है कि वो यूएस की इतनी बड़ी कंपनी ग्रेप में काम करती है, तो सभी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। टीचर के जाने के बाद रियो सभी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ वो लोगों से सवाल पूछने लग जाते हैं कि कैसे उसने अपनी जर्नी कंप्लीट की। जिन सभी क्वेश्चंस के जवाब वो काफ़ी अच्छे से देती है कि कैसे उसने स्कॉलरशिप हासिल की और हायर स्टडीज़ यूएस में कंप्लीट की। तभी एक स्टूडेंट उससे पूछती है कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजर बनना ही आपका सपना था। जो सुनकर रियो सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ हम सुंग्यो को देखते हैं, जो कि स्कूल के स्विमिंग पूल के पास अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। बच्चों से मिलने के बाद जब रियो वापस जा रही थी, तभी वो उसका बाहर ही वेट कर रहा था। वो उसके साथ लंच करना चाहता था, लेकिन रियो कहती है कि मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए। उसके इंसिस्ट करने पर भी जब वो नहीं मानती, तो वो उसको कॉलर से पकड़ लेता है। जो देखकर रियो को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तुम भला एक वुमेन को ऐसे कैसे पकड़ सकते हो। वो कहता है कि तुम वुमेन थोड़ी हो, तुम तो जेंडर न्यूट्रल हो। रियो बोलती है कि क्या तुम पिटना चाहते हो, मैं तुम्हें मार के स्कूल के पीछे ही दफना दूंगी। तो वो उसे अब ठीक है बोलकर स्कूल के पीछे ही चलने के लिए बोलता है। जहाँ हम देखते हैं कि सुंग्यो ज़मीन के नीचे खुदाई कर रहा था। दरअसल वो एक टाइम कैप्सूल ढूंढ रहे थे, जिसे उन लोगों ने यहीं पर कहीं दफनाया था और डिसाइड किया था कि वो 10 साल बाद आकर इसे खोलेंगे। रियो तो टाइम कैप्सूल के बारे में भूल ही चुकी थी कि आखिर उसमें उसने क्या लिखा था। फिर खुदाई करते हुए से सवाल करने लग जाती है कि तुम्हें तो पता था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, पर फिर भी तुमने टीचर के सामने अनजान बनने का नाटक क्यों किया। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने बच्चों के सामने झूठ कहा। पर सुंग्यो उसे कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम अब भी वहाँ पर काम करती हो या फिर नहीं, पर तुम्हारा एक्सपीरियंस मैटर करता है, जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प हुई होगी। पर अब क्योंकि उन्हें टाइम कैप्सूल नहीं मिल रहा था, जिस वजह से रियो उठकर चली जाती है। जिसे सुंग्यो रोकने की कोशिश करता है कि अरे यहीं कहीं होगा, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो भी उसके साथ चला जाता है। उनके जाते ही हम लोग देखते हैं जहाँ पर वो लोग डिग कर रहे थे, वहीं पर एक ग्लास की बॉटल थी। रियो जैसे ही घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी मॉम कुछ बॉक्सेस बना रही थी। उसके पूछने पर वो बताती है कि एक तरीके का पार्ट टाइम काम है, जो कि उन्होंने नेबर से लिया है, जो कि जाहिर था क्योंकि रियो की जॉब के जाने के बाद उन्हें घर के खर्चे पूरे करने थे। पर उसे यहाँ पर अपनी मॉम के हाथों पर पेन रिलीफ बैंडेज लगा हुआ देखकर बुरा लगता है।
वो उनकी हेल्प करने लगती है, पर मॉम उसे मना कर देती है और कहती है कि ये मेरी पॉकेट मनी है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने दूसरा काम ढूंढ लो। इतने में दोंगजिन नीचे आ जाता है, जिसे देखकर र्यू डांटती है कि तुम मॉम की मदद नहीं कर सकते क्या। पर दोंगजिन उसे बोलता है कि मेरे पास तो काम है, तुम अपना देखो। वो प्राइवेट लेसन्स के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर मॉम उसे बताती है कि दोंगजिन पार्ट टाइम काम कर रहा है और साथ ही उसका ड्रीम ट्रेनर भी उसे पर्सनल ट्रेनर बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। अपनी फैमिली में सभी को मेहनत करता हुआ देखकर वो टेरेस पर बैठकर यही सब सोच रही थी कि जैसे अभी चल रहा है वैसे वो हमेशा तो चलने नहीं दे सकती। दूसरी तरफ हम सुंगियों को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल के स्विमिंग पूल की इमेजेस को अच्छे से देख रहा था। तभी म्यूंग वहाँ पर आकर उसे बताता है कि अभी हमारे लिए कल मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये छोड़कर वो उसे रिटायरमेंट कम्युनिटी वाले प्रोजेक्ट पर फोकस करने के लिए कहता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था वो कल पब्लिश हो जाएगा। लेकिन उसके जाने के बाद सुंगी फिर से पूल वाले प्रोजेक्ट को खोल लेता है, मानो उसका इंटरेस्ट इसी में ज़्यादा हो। सीन अब शिफ्ट होता है और हम मोएम को देखते हैं, जो कि एक बच्चे के इमरजेंसी केस के लिए जाती है। उस बच्चे को सीजर अटैक आने से वो बेहोश हो गया था। वो अब बच्चे को अपनी टीम के साथ एम्बुलेंस से लेकर जा रही थी, पर रास्ते में उन्हें काफ़ी ट्रैफिक मिलता है, जिससे उनकी परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे की जान को खतरा था। तभी एक कार में से आदमी बाहर निकलकर एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने में मदद करता है, जो देखकर मोयम बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करती है पर नहीं देख पाती, बस ये नोटिस कर लेती है कि उसकी शर्ट पर आई लव यू मड फ्लैट्स लिखा हुआ था। पर हम देखते हैं कि ये पर्सन दनो था, जो कि उसकी मदद कर रहा था। सीन अब सुंग के ऊपर आता है, जो म्यूंग के साथ क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए गया हुआ था। वहाँ क्लाइंट उन्हें बताता है कि हम एक लग्जूरियस रिटायरमेंट कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, जो कि कंट्री के टॉप 1% सीनियर्स के लिए होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए उनका बजट 2 बिलियन का था, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट था, और बताने लग जाते हैं कि ये जगह सबके लिए नहीं होगी, जैसे कि वो एल्डर पर्सन जो कि फ्री में सबवे राइड कर लेते हैं। इस पर सोंग्यू कहता है कि मुझे वो पॉलिसीज़ पसंद है जो कि एल्डर पर्सन के लिए हो। यहाँ वो काफ़ी रूड भी होने लग जाता है, क्योंकि जिस तरीके की डिमांड वो कर रहे थे उसे पता चल रहा था कि वो सिर्फ कुछ ही एल्डर लोगों की फिक्र कर रहे हैं जो कि रिच हैं। पर म्यूंग किस तरीके से यहाँ पर बात को संभालने की कोशिश करता है। तभी क्लाइंट दिखाता है कि उनके पास डिज़ाइंस पहले से ही रेडी है, जो कि उन्हें इंटरनेशनल एक्सपर्ट से कॉपी किए हुए हैं, उन्हें बस उसे रेप्लिकेट करना होगा। जो देखकर सुंगियों को काफ़ी बुरा लगता है कि इन लोगों को उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। वो प्रोजेक्ट करने से साफ मना करके उठ के वहाँ से चला जाता है, जिसे म्यूंग समझाने की कोशिश करता है, पर इस तरह पैसों के लिए अपने काम को चीट करना सुंगियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। म्यूंग बोलता है कि अगर ऐसा ही रहा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो डर्टी ट्रिक्स प्ले करनी पड़ेगी, हमारे ऊपर कर्जा और एम्प्लॉय की जिम्मेदारी भी। और तुम हो जो कि सिर्फ पूरे दिन पूल की रेनोवेशन के बारे में सोचते रहते हो, क्योंकि तुम्हारी उससे यादें जुड़ी हुई हैं, जबकि इस वक्त हमारे लिए ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है। उसकी ऐसी बातें सुनकर सुंगियों को काफ़ी बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है, जो देखकर म्यूंग को भी लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। सीन अब यहाँ से मोयम पर आता है, जिसने अपनी टीम के साथ मिलकर बच्चे को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, इसीलिए वो सभी उस आदमी की बात करने लग जाते हैं जिसने वक्त पर रास्ता क्लियर कर दिया था, लेकिन वो उसे ढूंढेंगे कैसे किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एक कलीग मोयम के नाम का पार्सल लेकर आता है, जिसे ओपन करने पर उसके अंदर काफ़ी सारे राइस केक्स थे और साथ में एक नोट भी था, जिसमें लिखा हुआ था कि लास्ट टाइम के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम तक पहुँच जाऊँगा। ये देखकर वो सरप्राइज होती है कि इस आदमी को तो उसका नाम भी पता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम रियो को देखते हैं, जो कि किसी लीजन से मिलती है। दरअसल लीजन को अपने नेटवर्क से पता चला था कि एक टैलेंटेड पर्सन ग्रेप जैसे कंपनी को छोड़कर वापस से कोरिया आ गई है, इसीलिए वो रियो से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि वो उसे जॉब ऑफर करना चाहती थी। पर इससे पहले लीजन उसे जॉब छोड़ने का रीज़न पूछती है, जिस पर रियो पर्सनल रीज़न कहकर बात टाल देती है, और क्योंकि उसे उस साल में 10 साल का एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो उससे कुछ और सवाल नहीं पूछती। पर रियो यहाँ पर काफ़ी नर्वस लग रही थी। बाहर हम सोंगियों को देखते हैं, जो जब अपनी कार से जा रहा था, तभी वो रियो को उस कैफ़े में बैठा हुआ देख लेता है। जैसे ही अब रियो बाहर आती है तो वो भी उसके पास आ जाता है और पूछता है कि इतना ड्रेसअप होकर कहाँ से आ रही हो। दोनों अब यहाँ से एक पार्क में जाते हैं, जहाँ पर रियो एक्सरसाइज मशीन यूज़ करने लग जाती है, जिसकी अनप्रेडिक्टेबल हरकतें देखकर वो बेचारा तो कन्फ्यूज ही हो जाता है। रियो फिर उसे बताती है कि वो एक रिक्रूटर से मिली थी, उसने मुझे 2 अच्छी कंपनीज के अंदर जॉब करी है, जो कि काफ़ी डिसेंट है और सैलरी भी ठीक है। तो सोंगियो उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से वही काम करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये जॉब उसके इंटरेस्ट के बाहर थी, और वैसे भी रियो ने जॉब छोड़ने का यही रीज़न बताया था कि वो इस सबसे फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। रियो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है,
अब लाइफ पहले की तरह नहीं है कि मैं अपने ड्रीम के लिए काम करूँ। बहुत कम लोग ही होते हैं जिन्हें मौका दोबारा किस्मत से मिलता है। तो सोंग्यो से कहता है कि तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम जो भी काम खुशी से करती हो उसमें तुम्हारी आंखों में एक्साइटमेंट दिखती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर रयू बोलती है कि तुम कभी भी नहीं समझ सकते कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, जबकि तुम्हारी लाइफ तो काफ़ी सिंपल थी। पर वो उसे हाँ करके बोलता है कि मैं भी ये सब कभी फेस कर चुका हूँ, मुझे लगा कि शायद तुम्हें याद होगा। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। घर जाकर अब अपने ड्रॉअर के अंदर रखे हुए काफ़ी सारे मेडल्स को देखता है और सीन यहाँ से पास में जाता है जहाँ पर सोंग्यो अपनी प्रैक्टिस के लिए सुबह सुबह घर से निकल रहा था। रियो उसका बाहर ही वेट कर रही थी, जिसे अचानक से वो देखकर डर जाता है। वो उसे कहती है कि आज नेशनल टीम में तुम्हारा फर्स्ट डे है, इसलिए वो उसे एक टॉवल गिफ्ट करती है। जैसे वो उसे ओपन करता है तो रियो ने उसमें ओलंपिक में गोल्ड लाने के लिए विशेष लिखी हुई थी, जो देखकर वो बोलता है कि मैं इसे नहीं ले रहा, ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है। पर रियो जब उसे घूर कर देखती है तो वो उसे रख लेता है और फिर वो उसे चेयर करके वहाँ से भेज देती है। सोंग्यो भी अब उस टॉवल को देखकर मुस्कुराते हुए सड़क पार करने लगता है, पर तभी रास्ते में एक तेज़ कार आकर उसे टकरा जाती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अब यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर ये रोते हुए वहाँ पर भाग कर आती है और सभी लोग भी काफ़ी टेंशन में थे। पर उनकी टेंशन बढ़ जाती जब डॉक्टरों ने बताते हैं कि सोंग्यो फिर से तो चलने लग जाएगा, लेकिन शायद कभी भी कंपटीशन में पार्ट ना ले सके। अपनी ये सिचुएशन जानने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोता है और हम समझ पाते हैं कि वो पूल की रेनोवेशन प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहा था और यही वो सिचुएशन थी जिसके बारे में और उसे पार्क में बात करता है। रूबी अपने रूम के अंदर सोंग्यो की कही हुई बात को लेकर काफ़ी परेशान हो रही थी कि उसने गलत समझ लिया, जबकि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था। वो उसे खिड़की पर पत्थर मारने वाली होती है पर रुक जाती है। अगले दिन ऑफिस में अब सोंग्यो और म्योंग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे कल की लड़ाई की वजह से, जिस वजह से वो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील कर रहे थे। तभी लीना सोंग्यो के पास आती है क्योंकि उसे म्योंग ने सब कुछ बता दिया था। वो उसे कहती है कि तुम्हारा लिया हुआ फैसला बिल्कुल सही है, पर म्योंग भी अपनी जगह पर सही है क्योंकि मुझे अपनी सैलरी टाइम पर चाहिए, तो कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, जिसके लिए हमारी कंपनी के दोनों सीईओ को साथ मिलकर काम करना होगा और अपने सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर सोंग्यो को कल की याद आ जाती है जब उसने रियो से भी यही कहा था और वो सारी बात समझ जाता है। जिसके बाद वो कॉफ़ी का एक कप लेकर म्योंग के पास जाता है। दोनों एक दूसरे से यहाँ पर कल के लिए माफ़ी मांगते हैं और वो काफ़ी खुश होता है कि उनके बीच अब सब कुछ पहले की तरह हो गया है। इधर हम रियो को देखते हैं जो कि उस दिन को याद कर रही थी जब क्लास में बच्चों ने उसे उसके सपनों के बारे में पूछा था, जिस पर उसने जवाब देते हुए कहा था कि मैंने उस टाइम हमेशा यही सोचा था कि लोग मुझे कैसे देखेंगे, जैसे मैं चाहती थी कि मेरी मॉम को मुझ पर प्राउड हो, सब लोग मुझसे इम्प्रेस रहे। लेकिन आज उसे अपना फैसला गलत लगता है कि उसने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा। अगले दिन अब हम मोयम को देखते हैं जो कि उठने के बाद जब नीचे आती हैं तो उसकी मॉम उसे राइस केक देते हुए बताती है कि हमारे नए पड़ोसी ने दिया है और इनका यह नया पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि रिपोर्टर दानो था। उसी रात हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि अपना गार्बेज डंप कर रही थी। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है। जब वो उस आवाज़ को फॉलो करती है तो वहाँ पर यूँ ज़मीन खोद कर टाइम कैप्सूल ढूंढ रही थी, लेकिन वो दोनों ही अचानक से एक दूसरे को देखकर काफ़ी डर जाते हैं। टीचर अब उसे अपने घर लेकर जाती है चाय पिलाने के लिए और उससे पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रही थी, तो उन्हें टाइम कैप्सूल के बारे में बताती है, जिसे देखकर वो कुछ जवाब जानना चाहती थी। वो उन्हें फिर अपनी जॉब छोड़ने का सच भी बता देती है कि वो यूएस में काम नहीं करती है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये फैसला मेरा था या फिर मैंने प्रेशर में लिया था। टीचर बोलती है कि इतना टाइम बच्चों को पढ़ाने से मुझे ये तो समझ में आ गया है कि बच्चे हमेशा बढ़ते रहते हैं, फिर चाहे मैं उन्हें कुछ चीज़ सिखाऊं या फिर नहीं, वो कैसे भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए तुम अपना माइंड चेंज मत करो, अपने फैसले पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। जिनकी ये बात रियो समझ जाती है। मैम उसे अब यहाँ पर बताती हैं कि इस वक्त सोंग्यो पूल एरिया में है तो तुम्हें उसे जाकर मिलना चाहिए। इसलिए वो वहाँ पर चली जाती हैं जहाँ वो सोंग्यो के हाथ में टाइम कैप्सूल देखती हैं क्योंकि उसने वो निकाल लिया था। साथ ही उसके पास उसका लिखा हुआ लेटर भी था जिसे वो पढ़ना शुरू करता है। उस लेटर में उसने अपनी भर भर की तारीफ़ की हुई थी। अब जैसे ही वो उसे आगे पढ़ रहा था तो वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन वो उसे पढ़ना बंद ही नहीं करता। उसने लिखा हुआ था कि स्कूल लाइफ है ना एक जेल की तरह है और स्कूल का काम पनिशमेंट है जहाँ से मुझे ग्रेजुएशन देने के बाद रिलीज़ किया जाएगा। ये पढ़कर सोंग्यो कहता है कि तुम्हें तो इसे ज़मीन के अंदर ही रहने देना था, अगर किसी के हाथ ही लग गया तो ज़रूर इसे बुक में छापेगा। अब क्योंकि रियो उसके पीछे भागना बंद नहीं कर रही थी इसलिए वो पानी में कूद जाता है क्योंकि रियो को स्विमिंग नहीं आती थी।
वो उसे बताता है कि आज एक्सीडेंट के बाद वो पहली बार पूल के अंदर आया था, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखकर वो उनकी पिछली बातों के लिए उसे माफ़ी मांगती है कि वो सब उसे नहीं कहना चाहती थी। पर सोंगी उसे उन दिनों की याद दिलाता है जब वो एक्सीडेंट के बाद बेड रेस्ट पर था। उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। जब रियो उसके साथ कॉमिक्स पढ़ने के लिए आती है तो वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है, पर कुछ देर बाद वो फिर से अंदर आ जाती है क्योंकि उसे पता था कि चाबियाँ कहाँ पर रखी है। रियो उसका ख्याल रखना चाहती थी ताकि उसे अकेला फील ना हो। वो उसके लिए डिशेस भी बनाना चाहती थी, पर वो उसे कीज़ लेकर उसे बाहर निकाल देता है। फिर जब एक रात सोंगी चैन से सो रहा था तभी उसे खिड़की पर कुछ आवाज़ आती है। जब वो देखता है तो रियो सीढ़ी से ऊपर आ रही थी। जैसे रियो अचानक से सोंगियो को देखती है तो वो गिरने वाली थी, पर वो उसे पकड़कर बचा लेता है। अंदर आकर रियो अब जोर जोर से हंसने लग जाती है, पर सोंगियो उससे लड़ने लग जाता है, जिस वजह से उनकी आपस में काफ़ी बहस हो जाती है। सोंगियो उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था और कहता है कि तुम तो कभी समझ ही नहीं पाओगी कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जहाँ पर जब उसकी सारी भड़ास निकल जाती है तो रियो उससे पूछती है कि अब उसे कैसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे लड़ाई वो उसे सिर्फ उसका मन हल्का कराने के लिए कर रही थी। फिर वो अपने बैग से एक एक्स निकाल लेती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है कि ये उसने अपने साथ क्यों रखा हुआ है। तो वो कहती है कि आइंदा अगर तुमने दरवाज़ा लॉक किया तो मैं इसे तोड़ दूंगी। ये बोलकर चली जाती है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ सोंगी उसे कहता है कि पुरानी रियो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थी, जिसने एक एक्स से मेरे जैसे बियर को आज़ाद किया था जो कि अपनी केव के अंदर बंद था। ये बात सुनकर रियो सांस भरती है और पूल में कूद पड़ती है, जो सोंगियो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था इसलिए वो उसे बचा लेते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अब वो उसे तैरना सिखा रहा था। जब पानी में होने की वजह से उसके मन को काफ़ी शांति मिल रही थी। वो सोंगियो को बताती है कि मुझे लगता है कि ग्रेव कंपनी के अंदर काम करने वाले बैकग्राउंड के अलावा मेरा कोई वजूद ही नहीं है। एक तरफ जहाँ सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं मैं रुकी हुई हूँ। सोंगियो कहता है कि स्विमिंग छोड़ने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर जैसे कुछ टाइम बाद मुझे मेरे आगे का रास्ता मिला वैसे ही तुम्हें भी ज़रूर मिलेगा। जो सुनकर वो उसे सवाल करती है कि अगर तुम उस टाइम स्विमिंग कर पाते तो क्या आज आर्किटेक्ट होते, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। फिर वो उसे सवाल करता है कि अगर तुम्हें ग्रेप में जाने का फिर से मौका मिले तो क्या तुम जाओगे, इस पर वो ना में जवाब देती है। वो उसकी एंगेजमेंट के लिए भी पूछता है कि क्या वो वापस से उस रिलेशनशिप में जाना चाहती है, लेकिन वो इस पर भी मना कर देती है। उसी वक्त रियो का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाली थी, लेकिन सोंगी उसे संभाल लेता है। सीन अब यहाँ से पास में जाता है जहाँ उन दोनों के साथ मोयम भी लेटर लिख रही थी वो टाइम कैप्सूल में डालने के लिए, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग साथ में इसे 10 साल बाद खोलेंगे। सोंगी यहाँ पर लिखता है कि वो उम्मीद करता है कि फ्यूचर में उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में रियो को बता दिया होगा। इसका मतलब वो उसे स्कूल टाइम में पसंद करता था, पर यह बात उसने अभी तक उसे नहीं बताई थी। यहाँ हम देखते हैं कि पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से रियो को कोल्ड हो जाता है, इसलिए अब दोनों बाहर आकर कपड़े चेंज कर लेते हैं। रियो के पूछने पर सोंगियो बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप वगैरह पर जाता रहता है, इसकी वजह से उसके कार में हमेशा एक्स्ट्रा क्लोथ्स रहते हैं, लेकिन वो कपड़े रियो के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़े थे, जो देखकर सोंगियो उसकी हाइट का मजाक बनाने लग जाता है, पर रियो उसे मारने के लिए जाती है। सोंगियो उसे वो टाइम कैप्सूल दिखाकर बोलता है कि तुम्हें देखना है कि नहीं, जो सुनकर वो अपने पैर पीछे कर लेती है और काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ उस बॉक्स को खोलती है, पर उसमें मोयम का लेटर नहीं था, जो कि इन्हें काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि इन तीनों ने साथ में मिलकर इसमें लेटर डाला था। रियो अपना लेटर पढ़ना शुरू करती है, जिसे पढ़कर वो बोलती है कि भला मैं ये सब कैसे लिख सकती हूँ, मैं उस टाइम कितनी ज़्यादा पागल थी। फिर वो सोंगियो को अपना लेटर दिखाने के लिए कहती है, लेकिन वो तो यहाँ पर काफ़ी घबराया हुआ था, जो देखकर रियो को लगता है कि उसने ना उसकी बुराई की होगी ज़रूर से, इसीलिए उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो उसके पीछे भागती है। पर सोंगियो उससे काफ़ी तेज़ था, वो भागते हुए यहाँ से चला जाता है, जिससे तो वो ऐसे देखती रह जाती है कि उसने भला ऐसा भी क्या लिखा है जो कि वो उसे दिखाना नहीं चाहता। घर आने के बाद सोंगियो उस लेटर को देखता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि उम्मीद है कि वो रियो को बता देगा कि वो उसके लिए कैसा फील करता है। इतना पढ़ते अब यहाँ पर वो खुद को समझाने लग जाता है कि उस टाइम ऐसी फीलिंग्स आना आम बात है, लेकिन अब उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर खुद को समझाने के बाद भी वो काफ़ी परेशान हो रहा था और सोचता है कि आखिर मैं ये लेटर में एविडेंस कैसे छोड़ सकता हूँ। दूसरी तरफ रियो भी उदास थी क्योंकि उसे लगा था कि शायद उसने अपने लेटर में अपनी ड्रीम के बारे में कुछ तो लिखा होगा, लेकिन उसके अंदर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन रियो की मॉम को देखते हैं जिन्होंने उन लेवेंडर फ्लावर्स को डाइनिंग टेबल पर रखा था और उनका मूड भी काफ़ी अच्छा था। तभी डैड वहाँ पर आकर उनसे 3 लाख पाउंड उधार मांगते हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाती हैं। अब उनके पूछने पर डैड बताते हैं
कि उनका जो सबसे करीबी दोस्त क्वांग है, उनके फादर की डेथ हो गई है। अब वो तो वहाँ पर नहीं जा सकते, इसीलिए वो उन्हें पैसे भेजना चाहते हैं। पर मॉम कहते हैं कि अभी उनके पास इतने पैसे नहीं है देने के लिए, वो सिर्फ 2 लाख वॉन ही दे सकती है। लेकिन डैड को गुस्सा आ जाता है। वो मॉम से कहते हैं कि तुम्हारे पास ये फूल खरीदने के लिए पैसे हैं, मुझे देने के लिए नहीं है। पर मॉम बोलती है कि ये मुझे गिफ्ट में मिले हैं। लेकिन डैड तो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सुंग्यो के डैड को देखते हैं, जो जैसे ही नाइट शिफ्ट से काम करके वापस आते हैं तो घर में कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इतने में मॉम वहाँ पर आती है, जिन्हें तैयार होकर कहीं जाता हुआ देखकर वो उनसे सवाल करते हैं। तो मॉम कहती है कि मेरी लीव कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैं बस ऑफिस विजिट करने के लिए जा रही हूँ, और जब मुझे काम असाइन होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी, ऐसे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि डैड का ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो बिना उनकी बात सुने ही चली जाती है। सीन अब सुंग्यो पर आता है, जहाँ ऑफिस जाते वक्त रियो उसे जानबूझकर टकरा जाती है। सुंग्यो जब उसे बात करता है तो वो गुस्सा दिखाने लग जाती है और कहती है कि मुझसे पंगा मत लो, पर अब वो खुद ही उसके पीछे पड़ जाती है कि चलो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैं कहाँ और क्या करने जा रही हूँ। फिर वो उसे खुद ही बुक दिखाकर कहती है कि मैंने अपने सपने को ढूंढने की शुरुआत करने के लिए जा रही हूँ। इस बुक को जाकर वो लाइब्रेरी में पढ़ने वाली थी। वो अब उसके ऑफिस में आकर उसे काफ़ी सारे प्लान्स डिस्कस करने लग जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, पर सुंग्यो जानता था कि वो यहाँ पर सिर्फ फ्री कॉफ़ी पीने के लिए आई है। तभी रियो यहाँ पर इंटीरियर देखती है तो काफ़ी ज़्यादा उसकी तारीफ करती है। इतने में म्यूंग भागकर वहाँ पर आता है और सुंग्यो को बताता है कि ग्रेप कंपनी ने उन्हें कांटेक्ट किया है। वो सोल सिटी में अपना नया ऑफिस बनाना चाहते हैं और उन्हें अपना प्रपोजल ग्रेप को सेंड करना होगा। उनकी कंपटीशन में हुआवुन आर्किटेक्चर्स भी है और बाद में इन दोनों कंपनीज में से किसी एक के साथ ही डील फाइनल होगी। जो सुनकर रियो को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ग्रेप के साथ उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। म्यूंग से बताता है कि ये प्रोजेक्ट उसे उसके फ्रेंड के जरिए मिला है, जो कि यूएस में ग्रेप के साथ काम कर चुका है। इस प्रोजेक्ट से सुंग्यो भी खुश था, लेकिन उनके सामने ये प्रॉब्लम थी कि वो ग्रेप को इंग्लिश में रिप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तभी रियो ने ग्रेप का काम करने का तरीके के बारे में बताने लग जाती है कि वो कितने ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनके साथ डील करना कितना मुश्किल होने वाला है। जो सुनकर म्योंग से कन्विंस करने लग जाता है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए उनके साथ पार्ट टाइम जॉब कर ले एज अ ट्रांसलेटर, नहीं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। पर सुंग्यो कहता है कि उसे और भी काम है। रियो भी नखरे दिखाने लग जाती है और सुंग्यो म्योंग से बोलता है कि तुम ना जाकर इंग्लिश लेसन ज्वाइन कर लो, पर अब उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर वो इनके साथ काम करने के लिए मान जाती है। अब ये दोनों सुंग्यो के कैबिन के अंदर होते हैं, जिन्हें इस तरीके से साथ में काम करता हुआ लीना चुपके से देख रही थी, उन पर नजर रखे हुए थी। म्योंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी जनरेशन को यही लगता है कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। इस पर वो बोलती है कि आप भी तो इसी जनरेशन के हो ना। जो सुनकर वो खुश हो जाता है कि वो भी यंग है। इधर सुंग्यो रियो से पूछता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि वो फिर से ग्रेप कंपनी के साथ इन्वॉल्व होने के लिए जा रही है, पर वो कहती है कि प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन वो सच में उसकी मदद करना चाहती है। शाम को अब काफ़ी टाइम हो चुका था, पर सुंग्यो अभी भी काम कर रहा था। ये देखकर वो उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है, क्योंकि लंच में भी उसने सिर्फ एक सैंडविच खाया था। पर सुंग्यो उसे बोलता है कि तुम्हारा आज का काम हो गया है तो तुम जा सकती हो, मैं तो काफ़ी देर तक भूखा रह सकता हूँ। रियो उसे यहाँ से चलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, बोलती है कि क्या ये काम इतना ज़्यादा अच्छा है कि तुम अपने आप को भूखा रख रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं तो 3 दिन तक भी बिना खाए रह सकता हूँ, मुझे ये काम इतना पसंद है। सीन अब यहाँ से सुंग्यो की मॉम पर आता है, जो कि फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए गई थी। वो उनसे अपनी अगली पोस्टिंग के बारे में जानने के लिए गई थी कि उन्हें अब कहाँ भेजा जाएगा। तो वो पर्सन कहता है कि तुम्हें मिनिस्टर से बात करके बताऊंगा, जिसके बाद वो उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है। लेकिन वहाँ से वापस आते वक्त मॉम काफ़ी परेशान दिख रही थी। रास्ते में उन्हें रियो की मॉम सामान के साथ दिख जाती है, तो वो उन्हें लिफ्ट दे देती है। रियो की मॉम अब उनके हस्बैंड के साथ उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मॉम मना करते हुए कहती है कि वो तो काम में बिजी है। इधर रियो के डैड जब रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर सुंग्यो के डैड आ जाते हैं, क्योंकि घर पर कुछ भी खाने के लिए नहीं था और उन्हें भूख लग रही थी। लेकिन रियो के डैड अब उन्हें खाना सर्व करते हुए साथ में ड्रिंक करने के लिए भी बोलते हैं, इसीलिए वो लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हुए साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं। जहाँ पर रियो के डैड बोल रहे थे कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है, वो उनसे जेलस फील करते हैं कि उनके पास पैसा वगैरह सब कुछ है। लेकिन सुंग्यो के डैड का मानना था कि पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि वो रियो के डैड से जेलस है, क्योंकि उनकी फैमिली कितनी ज़्यादा अच्छी और लाइवली थी। इसके बाद हम मोएम को देखते हैं, जो कि स्टोर में जाकर एक ग्लास बची हुई ड्रिंक जब उठाई रही थी, तभी कोई और पर्सन भी आकर उस ड्रिंक को उठा लेता है, और ये पर्सन कांग दनो था। वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काफ़ी सरप्राइज होकर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये दोनों ही नेबर्स हैं।
पर उन दोनों में से कोई भी उस ड्रिंक कैन को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। उनकी बहस यहाँ पर बढ़ती जा रही थी। इतने में सोंगी और रियो वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कांग जैसे ही हाई करता है तो मोयम उससे कैन ले लेती है। अब ये सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पर सोंगी को पता चलता है कि कांग उनके पास में ही शिफ्ट हुआ है। चार रियो तो उससे मिलकर काफ़ी खुश होती है। कांग भले ही उसे पहली बार मिला था, पर रियो उसे जानी पहचानी लग रही थी, जिस पर वो कहती है कि मैं हूँ ही इतनी प्रिटी। तो सोंगी उसे ऐसे बोलने से रोकता है। जिन्हें आपस में लड़ता हुआ देखकर कांग को यकीन हो जाता है कि ये तीनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं। सोंगी फिर कांग से पूछता है कि तुम पहले कहाँ रहते थे, लेकिन इसका जवाब देने से पहले कांग को कुछ काम याद आ जाता है और वो अचानक से उठकर चला जाता है, जिसकी ऐसी हरकत मोयम को काफ़ी अजीब लगती है। तो वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। रियोब उससे टाइम कैप्सूल के बारे में पूछती है कि उसमें तुम्हारा लेटर नहीं था। तो मोयम बोलती है कि वो तो मैंने पहले ही निकाल लिया था और उस वक्त तुम दोनों के लेटर्स भी पढ़े थे। जो सुनकर बेचारा सोंग्यो तो परेशान हो जाता है, पर मोयम बताती है कि रियो के लेटर में कुछ खास नहीं था और सोंग्यो के लेटर में क्या लिखा था उसे याद नहीं। इस बात को टालने के लिए अब सोंग्यो फ़ोन पर बात करने की एक्टिंग करके साइड में चला जाता है और सोचने लग जाता है कि कहीं मोयम ने उसका लेटर पढ़ तो नहीं लिया। अगले दिन अब हम रियो की मॉम को देखते हैं, जो कि डैड को पिलो से मारकर उठाती हैं, क्योंकि कल रात उन्होंने शॉप जल्दी बंद कर दी थी। पर डैड यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि भला उन्हें घर छोड़ने के लिए कौन आया था। मॉम अब जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उनकी साइकिल की बास्केट में उन्हें काफ़ी सारे फ्लावर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ से अब हम पिछली रात का सीन देखते हैं, जहाँ रियो के डैड रात में बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए थे, इसलिए सुंग्यो के डैड उन्हें छोड़ने के लिए आ रहे थे। वो यहाँ पर काफ़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें रास्ते में फ्लावर्स दिखाई देते हैं तो वो उन्हें तोड़ने लग जाते हैं। लेकिन सुबह उनकी उंगलियों में कांटों की वजह से काफ़ी दर्द हो रहा था। फिर हम यहाँ से सुंग्यो को देखते हैं, जो कि रियो और म्योंग के साथ ग्रुप की मीटिंग में था, जिसमें सिर्फ रियो ही उनसे बात कर रही थी और सोंग्यो और म्योंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इनकी क्या बात हो रही है। पर रियो सब कुछ काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती है और मीटिंग के बाद म्योंग उसकी तारीफ करता है। उन दोनों को इतना जल्दी एक दूसरे के क्लोज होता हुआ देखकर वो तो हैरानी हो जाता है। म्योंग उससे कहता है कि हम तभी एक दूसरे के इतना क्लोज आए जब हमने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो किया। म्योंग को तभी एक क्लाइंट का कॉल आ जाता है, जो कि काफ़ी गुस्से में था, तो वो उस कॉल को सुंग्यो को दे देता है। उन दोनों के जाने के बाद अब रियो देखती है कि मीटिंग तो अभी तक चल रही थी। फिर हम यहाँ से मोयम की मॉम को देखते हैं, जिन्हें कुछ सामान उठाने में मुश्किल आ रही थी। ये चीज़ जब कांग देखता है तो वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। दूसरी तरफ मोयम पार्क के अंदर थी, तभी उसे एक बच्चे मिलती है, जो कि ग्राउंड में कुछ ढूंढ रही थी। उसके पूछने पर वो बताती है कि कल रात उसने कुछ चमकता हुआ देखा था। उसे लगता है कि वो यूएफओ था, जिसके निशान वो ढूंढ रही थी। मोयम को भी इस सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए वो उसके साथ बैठकर बात करने लग जाती है। लेकिन बच्ची कहती है कि मुझे स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना किया गया है मेरे डैड ने। दूसरी तरफ कांग मोयम की मॉम का सामान उनके ऑफिस तक पहुंच जाता है, तभी वहाँ पर रियो की मॉम भी आ जाती है, जिनसे मिलकर कांग वहाँ से चला जाता है। पर मॉम तो उसे रियो के लिए पार्टनर बना चुकी थी। सीन अब यहाँ से मोयम पर आता है, जो कि फिर से उस बच्ची से मिलती है, पर उस बच्चे की नज़र सिर्फ उसकी चॉकलेट पर थी, जो देखकर मोयम उसे जब खाने के लिए चॉकलेट देती है तो उसे लगता है कि वो उसे किडनैप करने के लिए आई है। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल मिलाने लग जाती है, पर वो जल्दी से उसे कॉल कट करके बताती है कि मेरा काम भी पुलिस के साथ ही होता है, मैं पैरामेडिक हूँ। जो सुनकर वो बच्ची खुश हो जाती है। दूसरी तरफ रियो सुंग्यो को लंच पर चलने के लिए कहती है, पर वो काम में बिजी था। लेकिन रियो काफ़ी गुस्से में थी। वो उससे कहती है कि तुम्हें ग्रेप के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही हुआवुन आर्किटेक्चर के साथ काम करने का डिसाइड कर चुके हैं। और बताती है कि कैसे मीटिंग के बाद ग्रेप ने सेम मीटिंग में हुआवुन को भी इनवाइट किया था और टाइम की कमी होने की वजह से उन्होंने हमारे तुरंत बाद ही उनको मीटिंग पर ले लिया, जहाँ पर ग्रेप कंपनी डिसाइड करती है कि वो लोग हुआवुन कंपनी को ही प्रोजेक्ट देंगे, ना कि एटलियर को, क्योंकि उन्होंने अभी इस फील्ड में ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किए थे। जिस पर सोंग्यो उसे बात में उसे छुपाने के लिए कहता है, क्योंकि अभी तक ये बात ऑफिशियली उसके सामने नहीं आई थी। जो देखकर रियो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि जिसे पता होने के बाद भी वो सब ऐसे कैसे ही चलने दे सकता है। पर उसके अपने प्रिंसिपल्स थे, जिन्हें अगर उसने तोड़ा तो ये उसके प्रोफेशन के खिलाफ होगा। रियो कहती है कि मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम कितनी मेहनत क्यों ना कर लो, सभी बेकार है। अब अपनी मेहनत पर सवाल खड़े होता हुआ देखकर वो उसे चुप करवा देता है, जिससे गुस्सा होकर वो चली जाती है। यहाँ से फिर हम दोंगजिन को देखते हैं, जो कि जिम में परेशान था, क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स काफ़ी पुराने हो गए थे। तभी वहाँ पर लीना वर्कआउट करने के लिए आती है, जिसे देखते ही वो इम्प्रेस करने के लिए चला जाता है। उसे काफ़ी सारी बातें करता है और जिम और यहाँ के ओनर की बुराई करने लग जाता है कि वो ना काफ़ी ओल्ड फैशन है। तभी पीछे से जिम ओनर भी आ जाता है और लड़की को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लेकर चला जाता है। फिर हम मोयम को देखते हैं, जो कि रियो को अपनी उस छोटी सी फ्रेंड के बारे में बताती है कि वो कितनी ज़्यादा क्यूट और स्मार्ट थी। रियो से उसका नाम पूछती है तो मोयम परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने तो उसका नाम पूछा ही नहीं था। इसके बाद हम सोंग्यो
रियो को देखते हैं, जिसे मियोंग को ग्रेप के प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत करता हुआ देखकर थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि फैसला उसे पहले से ही पता चल चुका था और वो मियोंग को बता नहीं सकता था। अगले दिन हम मोएम को देखते हैं, जो शॉप से जैसे ही कैंडी उठाती है तभी वहाँ पर कांग भी उस कैंडी को लेने के लिए आ जाता है। अब उस फ्लेवर का क्योंकि वहाँ पर एक ही पीस बचा हुआ था, तो ये फिर से दोनों लड़ने लग जाते हैं। कांग बोलता है कि पिछली बार मैंने गिव अप कर दिया था, तो इस बार तुम कर दो। पर तभी शॉपकीपर और भी कैंडी लेकर आ जाती है, क्योंकि उनके पास और भी रखे हुए थे। इस वजह से अब ये लोग उसे लेकर बाहर चले जाते हैं। जैसे ही कांग अपनी कार से जा रहा था तभी मोएम नोटिस करती है कि उस मड फ्लैट टी शर्ट वाले पर्सन के पास भी सेम ही गाड़ी थी। घर आने के बाद अब कांग अपने सामान की अनपैकिंग में लग जाता है, जहाँ उसे एक बहुत ही पुराना कैमरा मिलता है, जिसे चेक करने पर उसमें सोल नेशनल स्विमिंग कंपटीशन की फ़ोटो मिलती है। पर वो हैरान हो जाता है जब उन फोटोज़ में सुंग्यो को देखता है। इधर सुंग्यो की नज़र जब ऑफिस में रियो के दिए हुए प्लान पर पड़ती है तो उसमें पानी दिए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि उसने कहा था कि जब तक इस पर लीव्स रहेंगी तो उनकी कंपनी ग्रो करती रहेगी। तभी रियो को कांग का मैसेज आ जाता है, जिसमें उसने सोंगी और रियो की हाई स्कूल के टाइम की फ़ोटोज़ भेजी हुई थी। साथ में एक मैसेज भी लिखा हुआ था कि मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। तभी मियोंग वहाँ पर आता है, क्योंकि मीटिंग में जाने का टाइम हो चुका था। जियोंग को लग रहा था कि रियो तो नहीं आ पाएगी, लेकिन वो तो पहले से उनका बाहर इंतज़ार कर रही थी, जो चीज़ उसके लिए काफ़ी सरप्राइज थी, क्योंकि कल उसने गुस्से में उसे बोल दिया था कि वो मीटिंग के लिए नहीं आएगी। अब जैसे ये लोग मीटिंग की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो सोंग्यो यहाँ पर रियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। इस पर वो कहती है कि मुझे लगा कि वो तुम्हारी बुराई ना करे, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें बुरा भला सुना दूंगी। तो सोंग्यो बोलता है कि हाँ, वैसे भी उसमें तो तुम बहुत ज़्यादा ही माहिर हो, जिस पर दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी मीटिंग के लिए ग्रेप के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रियो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें जानती थी। मीटिंग रूम में जाने के बाद में उनको पता चलता है कि रियो इन लोगों को पहले से ही जानती है। तो सोंग्यो बता देता है कि रियो पहले ग्रेप कंपनी में प्रोजेक्ट लीडर थी। मीटिंग में अब ग्रेप के लोग भी रियो की तारीफ करने लग जाते हैं कि हमें इससे काफ़ी उम्मीदें थी कि ये हमारे साथ काफ़ी आगे तक काम करेगी। पर रियो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नर्वस लग रही थी। यहाँ से हम पास का सीन देखते हैं, जब रियो वहाँ पर काम किया करती थी। किसी डिसीजन को लेकर यहाँ पर सभी लोगों का सजेशन अलग अलग आ रहा था, तो क्रिस रियो की साइड लेता है, ये बोलते हुए कि हम ना सेम टीम है, जो देखकर रियो को भी अच्छा लगता है। पर कुछ देर बाद जब रियो क्रिस के पास जा रही होती है तभी वो उसे और अपने कलीग को बात करते हुए सुन लेती है कि वो लोग काम को लेकर सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो सिर्फ काम की भूखी है, जिसे अगर थोड़ी सी हेल्प मांग लो तो सारा काम वो खुद ही कर देती है। लेकिन अभी टाइम है तो हम अपना काम उस पर डालकर भी ये एंजॉय करेंगे। क्रिस यहाँ पर देख भी लेता है कि रियो ने उनकी बातें सुन ली है, पर इसके बावजूद भी वो उसे कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। सीन अब मीटिंग में आता है, जहाँ पर रियो काफ़ी नर्वस होने की वजह से गलती से पानी गिरा देती है। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, जो देखकर सोंगी उसकी मदद करने के लिए आता है, पर वो वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है। ये देखकर सभी लोग थोड़े से ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं, पर रियो वॉशरूम में खुद को रोने से रोक नहीं पाती। दूसरी तरफ क्रिस को लग रहा था कि उसका बस यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो लेडी थी जेनिफर, उसे सोंग्यो का प्रपोजल काफ़ी अच्छा लगता है। पर क्रिस कहता है कि इन्होंने तो बस अभी अपना बिजनेस स्टार्ट ही किया है। इतने में रियो वहाँ पर आ जाती है, जिससे वो कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझसे यहाँ पर मिलोगी। वो उसे कंपनी में अपने पिछले बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है, पर वो उसे फिर से वो सब बाहर लाने के लिए मना करती है। क्रिस अब यहाँ पर उसे अपनी झूठी फिक्र जाहिर कर रहा था, जो चीज़ रियो अच्छे से जानती थी। वो उसे बोलती है कि तुम अच्छे से जानती हो तुमने मुझे कितना हर्ट किया है, पर वो उसे कहता है तुम्हें तो कोई भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। वो जैसे अब उसके सर पर हाथ रखता है तभी वहाँ पर सोंगियो आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि भला तुमने रियो से इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन क्रिस का घमंड अब भी कम नहीं होता। वो सोंगियो से बोलता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि ग्रेप जैसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलेगा। वो मियोंग को भी सोंगियो के खिलाफ भड़काने लग जाता है कि तुम उसके साथ काम भी कैसे कर सकते हो। सोंगियो उसे मारने ही वाला था, पर रियो उसे रोक लेती है। अब अपने साथ ऐसे बर्ताव की बात क्रिस उन्हें धमकाता है कि मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगा। ये देखकर रियो सोंगियो की कंपनी से रिज़ाइन कर देती है और क्रिस से कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इन लोगों का इस सब से कोई भी लेना देना नहीं है। पर क्रिस रियो को नीचा दिखाने के लिए कहने लग जाता है कि तुम्हें पहले प्लीज़ कहना चाहिए, जो सुनकर रियो उसे प्लीज़ बोलती है, पर फिर उसे एक ज़ोरदार पंच मारती है और बोलती है कि अब मैं सोंगियो की एम्प्लॉय नहीं हूँ, ये मार तुम्हारे बिहेवियर के लिए। फिर उसे एक और किक मारती है और सैंडल से भी मारने वाली थी, लेकिन रुक जाती है। वो उससे धमकाती है कि आगे अगर सोंगियो की कंपनी से कभी उलझने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे एक्सप्लॉयटेशन के सबूत और डिज़ाइन चोरी करने के सारे डॉक्यूमेंट्स ग्रेप में भेज दूंगी। जहाँ पर उसे इस रूप में देखकर क्रिस तो बेचारा डर जाता है और सोंगियो हैरान हो जाता है। जब वो यहाँ से जा रही थी तब सोंगियो उसके पीछे आता है, लेकिन रियो कुछ टाइम अकेले बिताना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन सोंगियो पूरे रास्ते उसका पीछा करता रहता है। जब रियो पार्क में बैठी हुई थी
तो सोंग्यो उसके लिए स्लीपर्स लेकर आ जाता है क्योंकि हील्स पहनने की उसे आदत नहीं थी और उसके पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था। स्लीपर्स पहनने के बाद रियो को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो बोलती है कि एक जीसस थे जिन्होंने लगभग हमारी एज में लोगों के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन एक मैं हूँ जो कि उन शब्दों में उलझी हुई हूँ। वो कहती है कि काम छोड़ने के बाद मैंने क्रिस और बाकी लोगों को ब्लेम किया, पर तुम्हें इस तरीके से काम करता देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरी गलती है। अगर वो मेरी ड्रीम जॉब होती तो शायद मैं भी अभी तक वहाँ पर काम कर रही होती। पर सोंगी उसकी साइड लेते हुए कहता है कि इसमें सारी गलती उन लोगों की थी, मुझे तो उसे वहीं पर मार देना चाहिए था। वो अब उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर काफ़ी लोगों ने ताले पर अपनी मन की बात लिखकर लॉक की हुई थी। सोंगी भी अब एक ताले पर क्रिस का नाम लिखता है और उसके बारे में ऐसी चीज़ें लिखने लग जाता है जैसे कि उसका हेयर लॉस हो जाए, वो मोटा हो जाए। शुरू में तो सोंगियो को ये सब काफ़ी बचकाना लगता है, पर उसे क्रिस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, इसीलिए वो खुद भी उसके लिए काफ़ी सारे कर्स वर्ड्स लिखती है जैसे कि उसकी दांत टूट जाए और ये सारी चीज़ें। फिर वो उस ताले को लॉक कर देते हैं, जो करने के बाद रियो को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो सोंगियो से कहती है कि मैं तो तुमसे इम्प्रेस हो गई आज। जिस पर वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे प्रपोज किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर वो बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुमने जिस तरीके से ग्रेप के साथ डील तोड़ी मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तभी सोंगियो को म्यूंग का कॉल आ जाता है जिसे वो हेजिडेंट होकर उठाता है। उसे माफ़ी मांगने लग जाता है क्योंकि उसकी वजह से डील कैंसिल हो गई थी। पर म्यूंग खुशी से उसे बताता है कि हमें ग्रेप का प्रोजेक्ट मिल गया है, लेकिन वो उनकी बिल्डिंग का नहीं बल्कि उनके एक स्टोर का है जो कि अगले साल खुलेगा। ये सुनकर सोंगियो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर म्यूंग उसे एक और खुशी की खबर बताता है कि क्रिस को फायर कर दिया गया है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि मीटिंग के दौरान जो भी बातें हुई उनके बीच में वो सब कुछ म्यूंग ने रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि उसकी मीटिंग्स को रिकॉर्ड करने की हैबिट थी। जब क्रिस उससे बदतमीजी से बात कर रहा था तो वो दिखाता है कि ग्रेप कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है उन दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो किया हुआ है और म्यूंग ने उसे वो रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी, जो देखकर क्रिस उस पर चिल्लाने लग जाता है। पर मैंगो से एक एल्डर की तरह डांटने लग जाता है कि तुम्हारे अंदर ना बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि कैसे बात करते हैं। अब क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि उसकी नौकरी जाने वाली है, इसीलिए वो भी उसे तमीज़ से बात कर रहा था। ये सारी चीज़ें जब सोंगी रियो को बताता है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे अचानक से गले लगा लेती है, जो देखकर सोंगी शौक रह जाता है। यहाँ से अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर रियो अपना मॉक टेस्ट छोड़कर सोंगियो की स्विमिंग टेस्ट का रिजल्ट जानने के लिए उससे मिलने गई थी। वो भी उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि अगर उसके अच्छे मार्क्स आते तो उसे फ़ोन मिल सकता था, पर वो कहती है कि मेरे लिए उस फ़ोन से ज़्यादा तुम इम्पॉर्टेंट हो। सोंगियो अब उसे अपने जीता हुआ मेडल पहना देता है और ये वही मोमेंट था जिसकी फ़ोटो कांग ने अपने कैमरा में खींची थी। सोंगियो उसे बोलता है कि तुम इस मेडल के बदले जो चाहे ले लेना, जिससे उसे लगता है कि उसे यहाँ से भगाना चाहता है, पर वो उसे अपना बैग देकर साथ में घर चलने के लिए बोलता है। सोंगियो ने इस मोमेंट के बारे में अपने लेटर में भी लिखा हुआ था कि उस कंपटीशन के लिए उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं आए थे, पर सोंगी अपना एग्ज़ाम छोड़कर वहाँ पर उसके लिए आई थी। उस दिन के बाद से कोई दिन ऐसा नहीं गया जब उसने उसे पसंद ना किया हो, लेकिन उसने उसे ये बात कभी भी नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि कहीं उनकी दोस्ती ख़राब ना हो जाए। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने 20s की एज में उसे कन्फेस करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियो अब US में शिफ्ट होने वाली थी। उसके जाने से पहले ये दोनों साथ में ड्रिंक करके सेलिब्रेट कर रहे थे। सोंगी यहाँ पर उसकी मॉम और फैमिली की तरफ से काफ़ी गिफ्ट्स लेकर आया था जो उसके लिए US में काम आएंगे, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें और हीटर वगैरह। पर उसे उन सब में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन वो उसके लिए कुछ उसकी फेवरेट कॉमिक बुक्स लेकर आता है जिन्हें देखकर वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि इन्हें पढ़ने का उसका काफ़ी मन था। वो खुशी के मारे अब उसे गले लगा लेती है। फिर वो एकदम से उसकी काफ़ी क्लोज आ जाती है, जिस मोमेंट में सोंगी काफ़ी नर्वस हो जाता है, लेकिन वो ड्रंक होने की वजह से उसके ऊपर ही सो जाती है। जिस मोमेंट में सोंगियो की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई थी। बाद में हम सोंगियो और रियो को US में देखते हैं जहाँ पर वो उससे मिलने के लिए आया हुआ था। अब वो उसे फीमेल डॉम के अंदर लेकर जा रही थी, पर वो बोलने लग जाती है कि वो परेशान ना हो, फिलहाल वो अपने डॉम के अंदर अकेली है। ये सुनकर वो वापस जाने लगता है, पर वो उसे ये कहकर रोक लेती है कि आसपास कोई बार अभी खुला नहीं होगा और तुम्हें मैं अपने रूम में फ्री ट्रीट दूंगी, जो सुनकर वो उसके साथ चला जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाता है और रियो नीचे सोई हुई थी, तो वो उठकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसे प्यार से देखते हुए कहता है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि मैं US क्या करने के लिए आया हूँ। तभी वो रियो के फ़ोन में एक मैसेज देखता है जिसमें कोई ब्रायन उसे उनकी डेट के बारे में बात कर रहा था। इतने में रियो भी उठ जाती है, जिसे सोंगी बोलता है कि शायद तुम्हारा ना कोई मैसेज आया है, वो कौन है। तो वो उसे बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। रियो बोलती है कि अब तुम आ गए हो तो मैं उससे तुम्हें मिलवाती हूँ और उसकी तारीफ़ करने लग जाती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रियो सोंगियो की मदद करती है सामान लाने में। ये दोनों उसके ऑफिस में होते हैं। अब जैसे ही वो लाइट स्विच ऑन करता है
तभी रियो गलती से उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे ऐसे देखकर वो कहता है कि तुम तो हैबिचुअल ऑफेंडर हो। रियो जब मना कर रही हो तो बोलता है कि अच्छा जो तुमने पहले किया था वो क्या था। अब वो यहाँ तब की बात कर रहा था जब लॉक लगाते टाइम रियो ने उसे गले लगा लिया था, जो सुनकर वो कोई जवाब नहीं देती और खाना बनाने लग जाती है। सुंगी उसकी हेल्प करने के लिए आता है, पर वो कहती है कि तुम्हें कौन सा खाना बनाना आता है, इसीलिए चुपचाप जाकर साइड में बैठ जाओ। अब जैसे वो खाना टेस्ट करता है तो उसे काफ़ी पसंद आता है। वो गैस करने लगता है कि इसमें ऐसा क्या मिलाया है, पर उसे इतनी भूख लग रही थी कि सारी बातें हटाकर वो खाने पर ध्यान देता है। पर फिर बोलता है कि शायद नहीं इस वजह से हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर वो बोलती है कि तुम्हें तो बाहर से फेंक देना चाहिए। पर वो इस बात से काफ़ी खुश भी होती है कि उसे उसका खाना पसंद आया। वो उसे देखने लग जाती है, पर सोंगियो तो यहाँ पर जैसे उसकी आंखों में खो ही जाता है। जब वो ये चीज़ रियलाइज़ करता है तो खाना अटक जाता है। उसी वक्त मोयम भी वहाँ पर आती है, जिसके आने पर सोंगियो सभी के लिए ड्रिंक्स लेने बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि रियो अचानक से उसे ऐसे क्यों देखने लग गई थी। इधर मोयम को उसकी मॉम का कॉल आ रहा था, पर वो नहीं उठाती क्योंकि उसे पता था कि फिर से उसे ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती है। मोयम रियो को बताती है कि जब 7 साल की उम्र में उसके डैड की डेथ हुई तब मेरी ग्रैंडमा ने मेरी मॉम को ब्लेम किया है इसके लिए, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं क्यों मेरी मॉम मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई है। तो रियो बोलती है कि यही वजह है कि मैंने भी अपनी शादी तोड़ दी। मोयम कहती है कि मेरा सपना अधूरा रह गया तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखने का। तो वो मोयम को अपने वेडिंग शूट की फ़ोटोज़ दिखाती है, जिसमें वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। लेकिन उस टाइम को याद करके रियो थोड़ी सी अपसेट हो जाती हैं। तो मोयम बोलती है कि तुम्हारी शादी टूटने का कारण मैं पता लगा कर ही रहूँगी। तभी रियो उसके पूछने पर बताती है कि मैं अभी अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ। इतने में से उनकी वापस आ जाता है और बोलता है कि मैं अपना वॉलेट भूल गया था, और टेबल पर रखे फ़ोन में उसे रियो की वेडिंग फ़ोटो देखकर बुरा लगता है। अगले दिन हम इन सभी लेडीज़ को देखते हैं, जिनमें से एक टेम्पल में बार बार खड़े होकर वर्शिप कर रही थी, पर उनकी हालत ख़राब हो जाती है जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, जिन्हें ऐसे देखकर उनकी फ्रेंड्स कहने लग जाती है कि उन्हें इस उम्र में 108 बार वर्शिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि ये सब मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ ताकि वो सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम में पास हो जाए। पर हम देखते हैं कि सुंगियो की मॉम कुछ परेशान लग रही थी, जो चीज़ रियो की मॉम नोटिस कर लेती है। ये सभी लोग अब टाइल प्रेयर के पास जाते हैं और अपनी विशेष उस पर लिख देते हैं। मोयम की मॉम लिखती है कि वो जल्दी शादी कर ले। रियो की मॉम लिखती है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाए। अब सभी लोग एक दूसरे की विश देखने लग जाते हैं, पर सोंगियो की मॉम ने फ्रेंच में विश लिखी हुई थी कि उनका बेटा अपनी पुरानी मेमोरी भूल जाए और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ से अब हम रियो के डैड को देखते हैं, जो कि सोंगियो के डैड से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि सभी लेडीज़ नाइट आउट के टेम्पल पर गई हैं, इसलिए वो अपने साथ ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन सोंगियो के डैड अगली बार आने के लिए बोलकर चले जाते हैं। तभी रियो के डैड की शॉप पर कुछ व्लॉगर्स आते हैं। उन्हें इस रेस्टोरेंट का विंटेज स्टाइल काफ़ी इंप्रेसिव लगता है, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। डैड भी उनका काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं। इसके बाद हम म्योंग को देखते हैं, जो कि रियो के साथ था। रियो हैरान थी कि उसका कॉन्टैक्ट टोनी के साथ था। तभी सोंगियो वहाँ पर आता है, जिसे म्योंग बताता है कि मैं चाहता हूँ कि रियो हमारे साथ ग्रेप के फ्लैगशिप स्टोर वाले प्रोजेक्ट पर काम करे। पर सोंगियो मना करते हुए कहता है कि हमने उससे बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगी थी, जो कि अब पूरा हो चुका है, इसीलिए अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। रियो को और भी काम है, इसलिए हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। म्योंग को भी यहाँ पर उसकी बात सही लगती है, पर वो रियो को फेयरवेल पार्टी देना चाहता था, जिसके लिए वो मान जाता है। फिर हम इन सभी लोगों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ इनके साथ लीना भी थी, जहाँ बातों ही बातों में रियो लीना से कुछ बुक्स की सजेशन मांगती है। तो वो उसे कुछ ऐसी बुक सजेस्ट करने लग जाती है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने पास में जाकर चीज़ें सही करने की कोशिश करता है। ये सुनकर सोंगियो उसे ऐसी किताबें पढ़ने से मना कर देता है, क्योंकि ये सब पॉइंटलेस है और हर किसी को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पास्ट के बारे में, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रियो अपने पास्ट में वापस जाए। सीन अब यहाँ से शिफ्ट होता है और हम मोयम को देखते हैं, जो आज फिर उसी पार्क में जाती है ताकि वो उस बच्ची से उसका नाम पूछ सके। लेकिन उसे वहाँ पर कांग मिलता है, जो कि कुछ ढूंढ रहा था। मोयम के पूछने पर वो बताता है कि मैं 4 लीफ क्लोवर ढूंढ रहा था। मोयम भी उसकी हेल्प करती है उसे ढूंढने में, जिसे वो काफ़ी जल्दी ही मिल जाता है, जो देखकर कांग खुशी के मारे उसका हाथ पकड़ के उछलने लग जाता है। लेकिन जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो पीछे हो जाता है। अब वो उसे वो लीफ दे देती है, जिसे लेकर कांग खुशी से भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोंगियो जब काम कर रहा था, तभी रियो चाय पीते हुए उसके पास आती है और उसे बोलती है कि वैसे मैं तुम्हारे लिए इस प्रोजेक्ट के लिए टाइम निकाल सकती हूँ। तो बोलता है कि पर तुम तो अपने सपने को ढूंढने वाली थी ना, तो तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, वरना मेरा नाम आएगा कि तुम मेरी वजह से खुद पर फोकस नहीं कर पाई। रियो कहती है कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी और ऐसा नहीं है कि मैं अपने सपनों पर काम नहीं कर रही। सोंगी बोलता है कि फिर तो तुम्हें उसी पर ध्यान देना चाहिए और वहाँ से जाने लगता है। जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो पूछती है कि क्या तुम किसी बात को लेकर मुझसे नाराज़ हो।
सुंग उससे अब चिल्लाकर बात करने ही वाला था कि तभी एक लड़की उसके पीछे से आकर हक कर लेती है। वो सुंगयू को हनी कहकर बुलाती है और कहती है कि अब बहुत टाइम हो गया ना हमें मिले हुए, जिसके बाद वो दोनों म्यूंग के साथ बैठे हुए थे। असल में ये लड़की सुंगयू की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जिसे म्यूंग कहता है कि तुम इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हो कि तुम यहाँ पर भी आ गई। जहाँ तानोई के पूछने पर सुंगयू कहता है कि तुम्हारे आने से मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया हूँ। इस पर वो कहती है कि तो अच्छी बात है ना। जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में तानोई ने सुंगयू को किसी और लड़के के लिए डंप कर दिया था, इसीलिए दोनों में से कोई खुश नहीं था कि वो यहाँ पर आई है। पर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर ऐसा क्लाइंट बनकर आई हूँ। वो उन्हें बताती है कि एक इंटरनेशनल होम डेकोर कंपनी जिसका नाम फ्रेस्को है, वो हर साल आर्टिस्ट के साथ कोलैब करके लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। और इस बार वो उनके साथ कोलैब करके कॉफ़ी पॉट बनाना चाहती है, जो कि उनके किसी होंगी कॉन्सेप्ट पर बना होगा। और उसकी स्ट्रक्चरल ब्यूटी मेंटेन करने के लिए ही उसे आर्किटेक्चरल हेल्प चाहिए थी। म्यूंग बोलता है कि हम काफ़ी बिजी है, तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। तो वो उसे अपनी साइड करने के लिए कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया था ना, तो चलो मैं तुम्हें एक बाउल गिफ्ट कर दूंगी। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी कीमत मिलियन वॉन में होती है। उसे चाहे तो वो बोरो करके रिटर्न भी कर सकते हैं। इस रिश्वत से वो मान जाते हैं और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रियू लीना से पूछती है कि क्या तुम्हें उसके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पता था। तो रियू बताती है कि उसका नाम तानहुई है, जो कि उससे 1 साल बड़ी है और वो दोनों कॉलेज टाइम पर मिले थे। उनका रिलेशनशिप 1 साल से भी ज़्यादा चला था। और बताने लग जाती है कि उनका लव ना बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था। यहाँ से अब हम देखते हैं कि जब रियू सामान लेकर घर पर जा रही थी तो उसे अपने घर के सामने एक एक्सपेंसिव कार दिखती है जिसमें एक कपल किस कर रहे थे। रियू उनके पास जाकर उन्हें ये सब कहीं और करने के लिए कहती है, लेकिन हैरान हो जाती है जब वो सुंगयू को उसके अंदर देखती है। वो ऐसा बिहेव करती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा और वहाँ से चली जाती है। जो सब चीज़ें वो लीना को बता रही थी, तभी ये दोनों वहाँ पर आकर उसकी बातें सुन लेते हैं, जिनसे रियू ये सब बोलने के लिए माफ़ी मांगती है। लेकिन तानहुई कहती है कि वो यादें भी काफ़ी कमाल की थी। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि ये रियू है तो वो उससे मिलकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि सुंगयू उससे हमेशा उसके बारे में बात करता रहता था। पर वो यहाँ पर डिनाई करने लग जाता है कि नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तानहुई अब रियू से हेल्प मांगती है सुंगयू को मनाने के लिए कि वो उसकी हेल्प करे, पर वो सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। फिर वो उन सभी को उसके स्टूडियो पर इन्वाइट करती है, जिसकी इस बात के सपोर्ट में म्यूंग सुंगयू को चलने के लिए मनाने लग जाता है, जिसके सामने सुंगयू की नहीं चल पाती। वैसे तो तानहुई उसे भी बुलाना चाहती थी, लेकिन सुंगयू के रिसेंट के बिहेवियर की वजह से वो आने से मना कर देती है। शाम को अब जब सुंगयू वापस घर जा रहा था तभी उसे रास्ते में रियू की डैड मिलते हैं, जो कि स्मोक करने वाले थे, पर सुंगयू को देखकर ऐसा नहीं करते। फिर हम इन्हें साथ में देखते हैं, जहाँ पर सुंगयू उनसे बोलता है कि आपने तो स्मोकिंग छोड़ दी थी ना, फिर से क्यों शुरू की। पर वो उसे ये सब किसी को बताने से मना करते हैं और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि रियू अपने भाई को उठाने के लिए रूम में जाती है, लेकिन जब वो नहीं उठ रहा होता तो बेड पर चढ़कर उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारती है। लेकिन तभी ब्लैंकेट के अंदर से सुंगयू निकलता है, जो कि उसे रोकने के लिए एकदम से उसके ऊपर आ गया था। उसे यहाँ पर देखकर वो तो एकदम से शॉक हो जाती है और सुंगयू भी हैरानी से उसे ही देख रहा था। तभी दोंगजिन अंदर आ जाता है, उन्हें ऐसे देखकर जोर से चिल्लाते हुए नीचे भाग जाता है कि मॉम डैड ये दोनों कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। जिसे रोकने के लिए सुंगयू उसके पीछे भागता है, लेकिन उसका पैर टेबल से टकरा कर मुड़ जाता है। यहाँ से अब हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सुंगयू का एक्सरे देखकर बताते हैं कि सिर्फ थोड़ी सी मोच है, पर सुंगयू को दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। उसे लगता है कि उसकी पुरानी इंजरी भी उसका दर्द बढ़ा रही है, जो सुनकर रियू उसके डैड से बोलती है कि ये ना क्राई बेबी है, इस पर ध्यान मत दो। अब इनकी यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है। रियू के डैड भी यहाँ पर आए हुए थे। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें इसे इस तरह से मारने की क्या ज़रूरत थी, पर वो बोलती है कि ये सब मेरे मारने की वजह से नहीं हुआ। वहीं पीछे सुंगयू के डैड उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, और हमें यहाँ से पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुंगयू और रियू की डैड ने साथ में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, लेकिन डैड का अब भी मन नहीं भरा था। वो उसे फिर से ड्रिंक करने के लिए अपने घर पर बुलाते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ तो घर पर नहीं थी। और वो ड्रिंक करने के बाद सुंगयू को उनके घर पर ही दोंगजिन के रूम में सोने के लिए कहते हैं, जो सुनकर सुंगयू के डैड उसे रियू के डैड के साथ ड्रिंक करने से मना करते हैं, क्योंकि वो ड्रिंक करने के बाद काफ़ी अजीब हरकतें करते हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अब सुंगयू को वर्कशॉप पर जाना था, तो रियू अपने डैड को वहाँ से भेज देती है, ये कहकर कि उसे काम है। उनके जाने के बाद वो सुंगयू की पॉकेट से कार की कीज़ निकाल लेती है और कहती है कि भले ही चोट मेरी वजह से नहीं लगी है, लेकिन मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन वो उसे कार कीज़ वापस करने के लिए बोलता है, तो उसे वापस कर देती है और बोलती है कि ठीक है तुम खुद ही ड्राइव कर लो। पर अपनी हालत देखकर वो उसे वापस से आवाज़ लगाता है और कीज़ दिखाकर उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है। सीन अब यहाँ से मोयम और कांग पर आता है,
जो कि एक बार फिर कन्वीनियंस स्टोर पर मिलते हैं, जहाँ वो मोयम को उसकी फेवरेट ड्रिंक और कैंडी देता है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी उस लीफ को ढूंढने में। मोयम पूछता है कि जिसके लिए तुमने वो लीफ ढूंढा था क्या उसे पसंद आया? तो वो कहता है कि मैंने वो लीफ उसे देखकर कहा था, एक लेडी ने मेरी हेल्प की। तो मोयम कहती है कि अरे तुम्हें उस लड़की के सामने क्रेडिट खुद लेना चाहिए था ना। पर कांग कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। अब उसे रिपोर्टिंग के लिए जाने में लेट हो रही थी, इसीलिए वो चला जाता है। पर मोयम इसे देखकर बोलती है कि इसे तो लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लीफ वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेकर गया था। दूसरी तरफ रियू जब कार ड्राइव कर रही थी तो बेचारा सुंग्यू डर के मारे बैठा हुआ था। वो उसे ऐसे बटन छूने से मना कर रहा था, पर वो जानबूझकर उन बटन्स को छू रही थी। वो अब उसे रिलैक्स करने के लिए बोलती है ताकि वो इस जर्नी को एंजॉय कर सके, और उसे ड्राइव करके कांग के स्टूडियो तक पहुंचा देती है, जहाँ पर जब तानोई सुंग्यू की हालत देखती है तो रियू बता देती है कि कुछ भी सीरियस नहीं है और इसे रिकवर होने में टाइम लगता है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गई। तानोई भी अब बताती है कि म्योंग अभी तक नहीं आया और उन्हें आने में लेट हो जाएगा। फिर वो सुंग्यू का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लग जाती है। अब वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो रियू वहाँ पर रखे हुए काफ़ी सारे जार्स को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। तानोई फिर उन्हें बताती है कि मैं यहाँ पर सॉसेस और पेस्ट बनाती हूँ, क्योंकि उसके डैड फूड में एक्सपर्ट है और ये स्किल्स उसे उन्हीं से मिली है। ये सब उसने नेबरहुड की लेडीज़ के साथ मिलकर बनाया है। साथ ही ये भी बोलती है कि उसे ना कुछ हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो सुंग्यू कहता है कि क्या तुमने हमें यहाँ पर इसलिए बुलाया है? इस पर वो कहती है कि मैं तो बस एक बार में 2 काम करना चाहती थी। सुंग्यू बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन रियो तो वहाँ पर द्यूजंग सॉस बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद काफ़ी और लेडीज़ के साथ मिलकर वो काम करना शुरू कर देते हैं, जिसमें सुंग्यू को भी मदद करनी पड़ती है। रियो तो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ उन लोगों से सवाल किए जा रही थी, जो देखकर बाकी लेडीज़ को अच्छा लगता है। तभी तानहुई सुंग्यू के पास आकर कहती है कि मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है, और दोनों अंदर चले जाते हैं। और फिर पूछती है कि क्या तुमने मेरे बाद किसी को डेट किया, जिस पर वो हाँ बोल देता है। पर वो ये भी बताता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। तो तानहुई बोलती है कि मैंने भी। तो सुंग्यू बोलता है कि तुमसे मुझसे काम के लिए कोलैबोरेट करने के लिए आई हो ना। इस पर वो बोलती है कि तुमसे मिलने का ये भी एक कारण है, लेकिन काम पहले आता है। फिर वो उसे अपना कलेक्शन दिखाती है, जिसे उसने वियना में एग्जिबिट किया था। सुंग्यू को यहाँ पर उसके पॉट्स काफ़ी पसंद आते हैं, तो वो उसे भी बनाने के लिए बोलती है। जब वो पॉट्स बना रहा था तभी रियू वॉशरूम ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। वो उसे पॉट बनाते हुए देखने लग जाती है, लेकिन तभी तानहुई उसका हाथ पकड़कर उसकी मदद कर रही थी, जो देखकर रियू को अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गलती से उससे वहाँ पर सामान हिल जाता है, इसलिए वो दोनों उसे देख लेते हैं। रियू कहती है कि मैं तो सिर्फ वॉशरूम ढूंढ रही थी। तो तानहुई उसे बता देती है कि वॉशरूम कहाँ पर है। अब जैसे ही सुंग्यू बाहर आता है तो रियू उसे इस तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि तुम दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और इनडायरेक्टली उसे अपने एक्स के साथ फिर से रिलेशनशिप में जाने की एडवाइस दे रही थी। पर वो उसे घूरता हुआ कहता है कि आइंदा किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे इंटरफेयर मत करना। वो बाहर की तरफ थोड़ा सा टहलने के लिए चला जाता है। तभी बाकी सब भी आ जाते हैं, जो सुंग्यू को बताते हैं कि कैसे म्योंग की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें बार बार रुकना पड़ रहा था। फिर सभी अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर तानू ने देखकर बोलती है कि और भी वर्कर्स आ गए हैं। जारी उन्हें बताती है कि कैसे वो लोग मेजू को यूज़ करके द्यूजंग सॉस बनाएंगे। अब जैसे उन्हें काम पर लगाया जाता है तो म्योंग को समझ में आ जाता है कि आखिर सुंग्यू बाहर क्यों चला गया। इधर हम सुंग्यू को देखते हैं, जो कि उस रात के बारे में सोच रहा था जब वो अपना वॉलेट लेने के लिए वापस आया था। उसने रियू की वो बात सुन ली थी जिसमें उसने कहा था कि वो अपने पास रिलेशनशिप से अभी मूव ऑन नहीं कर पाई है। वो इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। इसके बाद हम मोयम को देखते हैं, जो कि पूरे दिन काम करके काफ़ी थक चुकी थी। वो सभी अपने लिए खाना ऑर्डर करने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक और इमरजेंसी आ जाती है और उन्हें जाना पड़ता है। मोयम बाकी सभी के साथ एक घर पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर बच्ची नीचे गिरी हुई थी। मोयम देखती है कि ये तो वही बच्ची है जो उसे पार्क में मिली थी। घर में उसके अलावा उस वक्त कोई भी नहीं था, इसीलिए उसने पैरामेडिक्स को हेल्प करने के लिए बुलाया था। यहाँ ये बच्ची अपना नाम युंदो बताती है। अब जैसे ही मोयम उसका टेम्परेचर चेक करती है तभी युंदो बेहोश हो जाती है। इधर तानोई म्योंग से हैवी जार को शिफ्ट कराने में हेल्प मांगती है, पर ये उसे वहीं पर बैठने के लिए कहकर खुद ही मदद करने के लिए चली जाती है। तान मना कर रही होती है क्योंकि वो काफ़ी हैवी था, लेकिन वो नहीं मानती। अब जब ये दोनों जार को शिफ्ट कर रहे थे तो इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर म्योंग को बुलाने के लिए जाने लगती है, लेकिन जो फिर भी जार को शिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ वो काट पत्थर पर लगने की वजह से वो जार नीचे गिरकर टूट जाता है, जहाँ वो खुद भी गिर गई थी। अब जार की ऐसी हालत देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी सुंग्यू भी वहाँ पर आकर उस पर चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसे सीरियस चोट लग सकती थी। वो कहता है कि जब तुमसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तो क्यों कर रही हो। पर तानू यहाँ पर रियू की साइड लेती है कि वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी। फिर वो रियू को चेंज करने के लिए भेज देती है। सीन अब कांग पर आता है, जो कि अपनी कलीग के साथ उस ओल्ड लेडी के घर पर जाता है उनका इंटरव्यू लेने के लिए, पर उसका घर इतना छोटा था कि वो दोनों अंदर भी नहीं आ पा रहे थे।
वो ऑलरेडी उन्हें थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि वो लोग उसकी मदद करने के लिए आए। तभी कांग को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि युंदू घर पर नहीं है। ये सुनकर वो भागता हुआ घर पर जाता है, जहाँ हेल्पर उसे बताती है कि वो जैसे ही थोड़ा सामान लेने के लिए मार्केट तक गई थी, तब वापस आई तो युंदू घर पर नहीं मिली। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि कुछ पैरामेडिक्स यहाँ पर आए थे। इधर मोयम युंदू को हॉस्पिटल में लेकर गई थी, जिसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस थी। जब उसका ट्रीटमेंट हो रहा था तब मोयम उसके हाथ में कुछ नोटिस करती है, और ये वही लीफ थी जो कि उसने कांग के साथ मिलकर ढूंढी थी। उसे समझ में आ जाता है कि कांग ये लीफ इस लड़की को ही देने की बात कर रहा था। तभी कांग भागते हुए वहाँ पर आ जाता है। वो युंदू को देखते ही बोलता है कि डैडी आ गए हैं, जो सुनकर मोयम हैरान हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये उसी की बेटी है। युंदू को तभी होश आ जाता है। वो अपने डैड का हाथ पकड़ लेती है, जिसे कांग देखकर बोलता है कि मैं आ गया हूँ। दूसरी तरफ कपड़े चेंज करने के बाद रूई उनकी वापस से मदद करने के लिए आ जाती है। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसने सभी लोगों की मेहनत इस तरीके से बर्बाद कर दी। तभी बिजली कड़कती है, जिससे रियो एक स्पाइसी डिश बनाने का सजेशन देती है। कुछ ही देर में अब बारिश भी शुरू हो जाती है और सभी लोग खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। पर मियोंग और बाकी लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ रहा था, जिस वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब काफ़ी मेहनत करने के बाद जब खाना रेडी होता है तो वो सभी को काफ़ी पसंद आता है, लेकिन सुंग्यू वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो री बोलती है कि जाने दो उसे, जब भूख लगेगी ना तो खुद ही आ जाएगा। अब वो सभी काफ़ी इंजॉय करते हैं। रात में अब जब रियो बर्तन धो रही थी तभी तानी उसके पास आकर उसे करने से मना करती है, पर रियो कहती है कि मैंने जो तुम्हारा नुकसान किया उसके लिए मुझे भरपाई करनी पड़ेगी। तो बोलती है कि फिर तो तुम्हें मेरे पॉट की मिलियन युआन पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी स्पाइसी फूड की रेसिपी बताओगी तो बात ख़त्म हो सकती है, क्योंकि उसे उसकी बनाई हुई डिश काफ़ी पसंद आई थी। लेकिन जब वो उसे रेसिपी बताना शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसने ऐसे ही बना दी थी बिना कोई मेजरमेंट के, और उसे फूड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सीन अब मोयम पर आता है, जो कि कांग से कहती है कि तुम इतनी छोटी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ सकते हो। वो उसे काफ़ी डांटती है और उसे वो लीफ भी लौटा देती है, जो कि उसे युंदू के हाथ में मिला था। ये देखकर कांग रोने लग जाता है। तभी युंदू को बाहर लाया जाता है, जो मोयम से कहती है कि मैं उन लोगों से बात नहीं करती जो कि मेरे डैड को डांटते हैं, इसलिए आपसे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। दूसरी तरफ पॉट्स को साफ करते वक्त रियो की नज़र तानुई के हाथ के निशान पर पड़ती है। वो बताती है कि इन निशानों को देखकर मुझे ये याद आता है कि उस टाइम उनकी बनाने के लिए मैं कितनी पैशनेट थी। ये तो मेरे लिए टैटू की तरह है। वो बताती है कि पहले उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसकी परवरिश इनके बीच हुई थी, तो वक्त के साथ उसका इंटरेस्ट इन सब में बनने लगा और इसने इसे अपना करियर बना लिया। रियो को ये जानकर काफ़ी खुशी हो रही थी कि कैसे उसने अपने सपनों को ढूंढा। तानोई भी अब यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुम्हें भी वही करना चाहिए जो कि तुम्हें पसंद हो। अब काम होने के बाद तानोई सुंग्यू के पास जाती है, जो कि अकेला बैठा हुआ था। वो उसे कहती है कि रियो जब बात कर रही थी कि हम पास्ट में एक दूसरे के लिए पैशनेट थे, तो वो गलत थी, क्योंकि उस रिलेशनशिप के अंदर पैशनेट सिर्फ मैं ही थी। वो बोलती है कि हमारे लव के अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट तुमसे ज़्यादा थी, यही वजह थी कि उसने उससे ब्रेकअप किया था। लेकिन उस वक्त सोंग्यू इतना इमोशनल और पैथेटिक था कि ब्रेकअप के अगले दिन वो उसे मैसेज करके पूछता है कि अब तक तुम उठी हो या फिर नहीं, जिस पर वो बोलता है कि अरे उस टाइम मैं ड्रंक था। फिर वो बोलती है कि जिस तरीके से आज तुमने रियो को डांटा, मैंने तुम्हें वैसा पहले कभी भी नहीं देखा। कहता है कि उसने गड़बड़ी करी थी तो उसे डांटना पड़ा। तब तानुई बताती है कि असल में वो जार पहले से ही टूटा हुआ था, मैं उसे रिपेयर करने के लिए शिफ्ट कर रही थी। ये बात इसीलिए मैंने नहीं बताई क्योंकि मैं जेलस थी। इधर रियो को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर घूमने लग जाती है। तभी उसकी नज़र उसके स्वेटर पर पड़ती है, जो कि किसी ने धोकर साफ कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि रियो ने तो स्वेटर पॉलीथीन के अंदर रख दिया था, पर सुंग्यू वहाँ पर आकर उसे उठाकर धोने लग जाता है, क्योंकि उसे भी उसे डांट कर अच्छा नहीं लग रहा था और ये एक तरीके से उसके माफ़ी मांगने का तरीका था, जो देखकर रियो मुस्कुराने लग जाती है। अब सुंग्यू जब जार्स के बीच में घूम रहा था तभी वो रियो को देखता है, जो हर जार को खोलकर चेक कर रही थी। वो उसके पास जाता है तो रियो पूछती है कि तुम सोए क्यों नहीं। ज़रूर ये वो खाना स्किप करने की वजह से जाग रहे हैं। वो पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी शर्ट से दाग हटाया और आखिर ये तुमने कैसे किया, तो बता देता है कि ये मैंने राइस और विनेगर से किया, और पूछने लग जाता है कि तुम क्या चेक कर रही हो। तो रियो बताती है कि मैंने सुना है कि इनमें से एक जार के अंदर 100 साल पुरानी सोया सॉस रखी हुई है। ये बात उसे एक लेडी ने बताई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होगी और उसकी स्मेल भी काफ़ी स्ट्रांग होगी, इसलिए वो काफ़ी क्यूरियस है उसे देखने के लिए। तो सुंग्यू उसकी मदद करने लग जाता है उस सॉस को ढूंढने में। ये देखकर वो हैरान होती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो उसे काफ़ी गुस्सा था, तो अब वो भला उसकी मदद क्यों कर रहा है। अब थोड़ा ढूंढते ही रियो को वो जार मिल जाता है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें नाइट स्काई रिफ्लेक्ट हो रहा था, जिसकी स्पार्कलिंग लाइट में वो खो जाती है। अब वो खाने की बातें करने लग जाती है और खुश होकर सुंग्यू से बोलती है कि मुझे वो मिल गया। सुंग्यू को लगता है कि वो सॉस की बात कर रही है, लेकिन वो अपनी ड्रीम की बात कर रही थी। वो बताती है कि मैं कुकिंग करूँगी। उसे ये सुनकर काफ़ी खुशी होती है,
कि उसे अब अपना ड्रीम मिल गया। तभी उसे तानहुई की बात याद आती है कि उसने उसे कहा था कि जब भी वो सुंग्यू के साथ होता है तो वो काफ़ी अलग बर्ताव करता है। जब रियो हंसती है तो वो भी उसके साथ हंसता है, जो चीज़ सुंग्यू भी नोटिस करने लग जाता है और खुद से कहता है कि मैं अपनी फीलिंग से हमेशा भागता रहा, लेकिन अब रियो को अपने सामने मुस्कुराता हुआ देखकर मैं उसे पसंद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बाद में हम रियो को देखते हैं जो कि अपने बचपन की स्केच बुक को देख रही थी। उसमें उसने सुंग्यू के साथ क्यूट मोमेंट्स की ड्राइंग की हुई थी, जैसे कि जब उसकी मॉम ने रियो का दांत निकाला था। तो रियो को तो यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था, लेकिन सुंग्यू उसे देखकर रोने लगा था। इसी तरीके से जब एक बार कुछ बच्चे उसे स्लो साइकिल चलाने के लिए चढ़ा रहे थे तो रियो सपोर्ट उठाकर काफ़ी तेज़ साइकिल चलाती है। और एक बार जब रियो घर से भाग गई थी तो बीच के किनारे जाकर वहाँ पर SOS लिखती है। और फर्स्ट टाइम उसने स्कूल में किसी सीनियर को प्रपोज भी किया था, लेकिन उस सीनियर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जो देखकर सुंग्यू काफ़ी खुश हो रहा था। इन सब मोमेंट्स में वो उसके पास ही था। तभी रियो को उसकी मॉम आवाज़ लगाती है और कहती है कि तुम ये डिशेज सुंग्यू को घर जाकर दे आओ। रियो अब यहाँ पर देखती है कि उसकी मॉम ने उसी सोया सॉस से खाना बनाया था जो कि अपने साथ तानहुई के यहाँ से लेकर आई थी। जब वो टेस्ट करती है तो वो सच में काफ़ी टेस्टी बना था। फिर हम सुंग्यू के डैड को देखते हैं जो जब ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे तभी मॉम वहाँ पर आ जाती है। डैड उसे भी अपने साथ इनवाइट करते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, पर वो मना कर देती है कि वो तो टोस्ट खाएगी। उसी वक्त डोरबेल बजती है। जब मॉम देखती है तो वहाँ पर रियो आई हुई थी। अंदर आकर वो उन्हें काफ़ी सारा खाना डिलीवर करती है, जिसके लिए डैड उसे थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसकी मॉम हमेशा कुछ ना कुछ उनके लिए भेजती रहती थी। रियो अब सुंग्यू से मिलने के लिए ऊपर चली जाती है और डैड जब खाना खोल रहे थे तो उसकी स्मेल से मॉम के मुँह में पानी आ गया था, पर क्योंकि उन्होंने पहले ही डैड से मना कर दिया था इसलिए वो नहीं खाते। वही जैसी रियो रूम के अंदर जाती है तो उसे सुंग्यू नहीं देखता क्योंकि वो वॉशरूम में नहा रहा था। रियो को अब यहाँ पर उस टाइम कैप्सूल वाले लेटर के बारे में याद आता है, इसीलिए उसके रूम में वो उसे ढूंढने लग जाती है क्योंकि उसे पता नहीं चल पाया था कि आखिर उसने अपने लेटर में ऐसा क्या लिखा था। ढूंढने पर उसे वो लेटर मिल जाता है जिसे वो पढ़ने लग जाती है। तभी सुंग्यू आ जाता है, उसके हाथ में वो लेटर देकर उसे छीनने लग जाता है, जिस वजह से वो लेटर फट जाता है और वो उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है। रियो कहती है कि तुमने मेरा लेटर पढ़ा था तो मैं भी तुम्हारा पढ़ना चाहती थी। वो यहाँ पर उसे बोलता है कि तुमने जो भी पढ़ा वो सब कुछ मजाक था। तो रियो भी वो सब झूठ मानकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद वो इसी सब के बारे में सोच रही थी कि सुंग्यू भला 10 साल बाद करने वाला मजाक एक लेटर में क्यों लिखेगा। क्या सच में उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स या सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी रास्ते में वो अपनी शॉप को देखती है जहाँ पर अभी कोई भी नहीं आया था, इसीलिए वो लॉक खोल के अंदर चली जाती है और पुराने दिनों को याद करने लग जाती है जब वो अपने डैड के साथ यहाँ पर खाना बनाती थी। इतने में ही डैड वहाँ पर आ जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम बिना बताए यहाँ पर कैसे आ गए। रियो अब यहाँ पर उनसे पुराने दिनों की बात करने लग जाती है कि कैसे वो उनके साथ यहाँ पर काम करती थी और बोलने लग जाती है कि जब आप होटल और रेस्टोरेंट में काम करते थे तो मेरा काफ़ी मन था आपको उस बिग हैट में देखने का। इन्हीं बातों के बीच वो डैड से पूछती है कि कैसा रहेगा अगर मैं भी आपकी तरह शेफ बन जाऊँ तो, पर डैड मना करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए इतना नहीं पढ़ाया कि तुम्हें ये काम करना पड़े। वो अब उसकी फेवरेट डिश यहाँ पर बनाने लग जाते हैं। सीन अब यहाँ से कांग पर आता है जो कि लिफ्ट में जा रहा था कि तभी उसकी मैनेजर वहाँ पर आती है जो उसे युंदो के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि अब वो ठीक है। वो उसका डिपार्टमेंट अब चेंज करने के लिए कहता है क्योंकि इस डिपार्टमेंट में रहकर वो अपनी बेटी से ठीक से नहीं मिल पा रहा था। उसकी कलीग बोलती है कि मेरे 3 बच्चे हैं जिन्हें छोड़कर मैं काम पर आती हूँ, लेकिन ये सब मैं अपने हस्बैंड के बिना नहीं कर पाती क्योंकि वो एक फ्रीलांसिंग जॉब करता है। और वो जाते जाते उसे एक बार फिर से इस बारे में सोचने के लिए कहती है। वो बताती है कि बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। सीन अब यहाँ से रियो पर आता है। वो घर आकर अपना पुराना यूट्यूब चैनल देख रही थी जिसमें वो कुकिंग की वीडियोज़ अपलोड करती थी जब वो US में थी। इसके बाद वो सुंग्यू से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है जहाँ पर वो तानहुई के साथ था, लेकिन वो उसे देखकर उससे काफ़ी रूडली बिहेव करता है। फिर उसे सॉस के लिए अब यहाँ पर थैंक यू कहती है तो तानहुई उसे टी के लिए इनवाइट करने लग जाती है, पर सुंग्यू बोलता है कि हमें और भी काम है ना जिस पर हमें डिस्कशन करना है। जिसके बाद वो अंदर चले जाते हैं और इसके ऐसे बिहेवियर से रियो काफ़ी इरिटेट हो जाती है। अंदर तानहुई सुंग्यू से पूछती है कि तुम मेरे साथ काम करने के लिए मान कैसे गए, तो वो कहता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सिर्फ इसीलिए। पर वो बोलती है कि पूरे रात से तुम इतने चुपचाप बैठे हुए थे, जब रियो आई तो तुम जानबूझकर कहा कि हमें काम करना है, कहीं तुम मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो। जो सुनकर सुंग्यू बोलता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें बाहर फेंक दूँ। पर वो बोलने लग जाती है कि रियोना काफ़ी क्यूट लड़की है और तुम दोनों के साथ घूमने में ना मुझे काफ़ी मज़ा आएगा। पर सुंग्यू की बात उसे वो समझ जाती है और उसे कहती है कि लगता है कि तुमने रियो को ऐसा कुछ बता दिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सुंग्यू अब डेस्परेट होकर उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें ऐसा क्या समझ में आ गया, पर वो उसे परेशान करने के लिए नहीं बताती।
वहीं रियो मोयम से मिलने के लिए जाती है, जो कि बोट लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। रियो के पूछने पर वो बताती है कि मैं साउथ पोल जाना चाहती हूँ। वहाँ पर रिसर्च पर्पज़ के लिए पैरामेडिक को भेजा जाता है, तो ये लाइसेंस उसके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन अभी इसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। फिर रियो भी उसे बताती है कि मैंने कुकिंग क्लासेस के लिए रजिस्टर किया है और इस बारे में काफ़ी सोचा भी है कि अब मैं यही करना चाहती हूँ। मोयम भी काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि उसे सिर्फ पढ़ाई पसंद है, लेकिन उसकी काबिलियत के बारे में गौर से सोचने पर मोयम कहती है कि तुम इसी के लिए बनी हो। अब वो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए डिनर का प्लान बनाती है, साथ ही सोंग्यो को इन्वाइट करने के लिए उसे फ़ोन करती है। रियो तो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मोयम उसे कुकिंग क्लासेस वाली बात बता देती है। सोंग्यो अब यहाँ पर काम का बहाना करके उनके साथ आने से मना कर देता है। जब फ़ोन रखने के बाद मोयम बोलती है कि वो हमेशा मना करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आ ही जाता है। पर रियो बोलती है कि इस बार वो नहीं आएगा, जिससे मोयम समझ जाती है कि शायद उनकी लड़ाई हुई है। अब रात में जब सोंग्यो वर्कशॉप से निकल रहा था, तो उसे रास्ते में कांग मिल जाता है, जिसे वो अपने साथ ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है। जब कांग उसे अपने साथ घर पर लेकर जाता है, तो सोंग्यो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो मोयम का पड़ोसी था। अंदर से युंदो भी बाहर आ जाती है और अपने डैड को गले लगा लेती है, तो कांग उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। अब हम इन्हें घर के अंदर एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक पीते हुए देखते हैं, जहाँ पर कांग सोंग्यो से बोलता है कि मुझे ड्रिंक किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, कभी कभी लगता है कि मुझे ड्रिंक का असर हो रहा है, और वैसे यहाँ पर आकर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखकर सोंग्यो को अच्छा लगता है कि वो यहाँ पर जल्दी अडॉप्ट कर गया। कांग फिर उससे पूछता है कि आखिर तुम ड्रिंक क्यों करना चाहते थे, तो सोंग्यो कहता है कि ये बात ना एक्चुअली मेरे दोस्त की है, जिसे एक लड़की पहले काफ़ी पसंद थी, लेकिन वो उसे कभी बता नहीं पाया। अब उसे लगता था कि वो ना उससे मूव ऑन कर चुका है, उसके लिए फीलिंग्स भूल चुका है, लेकिन उसे दोबारा मिलने के बाद वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया, इसलिए वो उस लड़की को अवॉइड कर रहा है। तो कांग बोलता है कि क्या उस लड़की को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता है। इस पर सोंग्यो बताता है कि यही डर की बात है कि उसे कहीं पता ना चल जाए। कांग इसका रीज़न पूछता है, तो सोंग्यो कहता है कि मेरा दोस्त चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे अपनी फीलिंग्स को उस लड़की को कभी नहीं बताया, जिनकी ये सारी बातें मोयम कैंडी खाते हुए सुन रही थी, क्योंकि वो उसकी पड़ोसी थी। उसे समझ में आ जाता है कि सोंग्यो आज क्यों नहीं आया। यहाँ से हम पास्ट का सीन देखते हैं कि जब उन्होंने टाइम कैप्सूल छुपाया था, तब मोयम ने वापस जाकर उस कैप्सूल को खोल लिया था, क्योंकि वो 10 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी। वो वहाँ पर सोंग्यो का लेटर काफ़ी खुश होकर उसे पढ़ लेती है। मोयम अब यहाँ पर बोलने लग जाती है कि सोंग्यो एकदम पहले की तरह ही डम है। कांग फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा दोस्त अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहता है। इस पर वो हाँ कहता है। ये सुनकर कांग कहता है कि अगर वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसे अपने टाइम की बेस्ट स्विमर से मिलवाता, जो कि काफ़ी मेहनती और कभी हार न मानने वाला स्विमर था। और यहाँ वो इनडायरेक्टली उसी की बात कर रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि रियो की मॉम डैड को उठाती हैं, क्योंकि उन्हें काम पर जाना था। मॉम कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आराम कर सकें, हमने इतने पैसे खो दिए हैं कि मेरी नींद ही उड़ गई है। तो डैड उन्हें यहाँ पर पुरानी बातें करने से मना कर देते हैं। फिर मॉम पूछते हैं कि तुम रात को कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। डैड कहता है कि मैं फ्यूनरल पर गया हुआ था, जो सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती है कि इस तरीके से तुम फ्यूनरल पर जाकर पैसे उड़ाते रहो, और डैड वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वो बताते हैं कि आज मेरी क्लास रियूनियन है। तभी मॉम अपना फ़ोन चेक करती है, जिसमें उनके काफ़ी कम फंड्स बचे हुए थे, पर उन्हें लगता है कि किसी तरीके का स्कैम का मैसेज है। सीन अभी यहाँ से रियो पर आता है, जो कि जब कहीं जा रही थी तो उसे रास्ते में सोंग्यो मिल जाता है। वो कहती है कि तुम गलत समझो, इससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं इस रास्ते से अपनी कुकिंग क्लास के लिए जा रही थी, और उसे ये बात अपने पेरेंट्स से छुपाने के लिए कहती है। वो फिर उसे बताती है कि आज मेरा पहला दिन है क्लास का, सभी क्लासेस ख़त्म होने के बाद मुझे कोरियन क्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पर उसकी बात बीच में ही रोक कर वो बोलता है कि मेरी ना मीटिंग है, वो चला जाता है। लेकिन अंदर जाकर वो इंटरनेट पर कोरियन क्राफ्टमैन के सर्टिफिकेट के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी पीछे से म्योंग आ जाता है, जिसे अचानक से देखकर वो विंडो ही बंद कर देता है। म्योंग उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे और ये कुकिंग के सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में क्यों देख रहे हो। तो वो उसे फटाफट से मीटिंग में आने के लिए बोलने लग जाता है। दूसरी तरफ रियो की पहली क्लास शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर टीचर उन्हें सबसे पहले चॉपिंग वगैरह करना सिखाती है। शाम को फिर सोंग्यो अपने कुछ नोन वर्कर्स से मिलने के लिए जाता है, जिन्होंने पहले सोंग्यो के साथ काम किया था। सभी लोग उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं, पर वो मना करके सिर्फ सोडा मंगवाता है, क्योंकि अभी भी उसे ऑफिस जाकर काम करना था। अब इन लोगों से मिलने के बाद जैसे ही सोंग्यो जा रहा था, तभी उसकी नज़र रियो की डैड पर पड़ती है, जो कि एक ड्रंक लेडी को लेकर जा रहे थे, और वो लेडी उन्हें बोल रही थी कि तुम कितने क्यूट हो। अब जब वो उन्हें इग्नोर करके घर जा रहा था, तभी उसे अपने बचपन का दिन याद आ जाता है, जब वो अपनी मॉम को रोते हुए जाने से मना कर रहा था, लेकिन उसकी मॉम भी नहीं सुनती और वो किसी और के साथ कार में बैठकर चली जाती है। और ये सब क्या हुआ था वो हमें आगे पता चलेगा। सीना वापस से रियो की डैड पर आता है,
जो जैसे ही रात में घर पहुंचते हैं तो अचानक से सुंगियों को देखकर चौंक जाते हैं। अब हम इन्हें साथ में बैठकर बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर सुंगियों उनसे उस लेडी के बारे में पूछता है जो कि उनके साथ थी। जहाँ पूछने पर डैड उसे सारी चीज़ें बता देते हैं कि आखिर क्या बात है। सुंगी पूछता है कि क्या आपने फैसला कर लिया है, जिस पर वो हाँ करते हैं और इस बात को उसकी फैमिली से सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं। पर सुंगी बोलता है कि अगर रियो को पता चल गया तो वो चुप नहीं बैठेगी। अगले दिन फिर हम सभी लेडीज़ को देखते हैं, जहाँ मोयम की मॉम अपने ऑफिस में किसी हैंडसम लड़के का पोस्टर लगाती है जो कि काफ़ी पॉपुलर था। रियो की मॉम पूछती है कि क्या तुमने फिर से अपने हस्बैंड से लड़ाई कर ली, पर वो बोलने लग जाती है कि वो तो अपने डिशेस भी साफ खुद नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरा टाइम घर में ही रहता था। और बोलती है कि इस मामले में तो सुंगियों की मॉम की किस्मत अच्छी है क्योंकि दोनों ही हस्बैंड वाइफ इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और इनमें कभी लड़ाई भी नहीं होती। फिर रियो की मॉम कहती है कि मेरा हस्बैंड तो रात को काफ़ी देर से आता है, तो उनकी फ्रेंड्स यहाँ पर उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहती हैं कि कहीं कुछ और बात ना हो क्योंकि फ्यूनरल और क्लास यूनियन के अलावा उन्हें और कोई काम नहीं होता। और बोलने लग जाती है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तुम्हारी शॉप भी नहीं खुली, जो बात मॉम को तो पता ही नहीं थी। अब वो जल्दी से घर पर जाकर कुछ ढूंढने लग जाती हैं। तब उनके हाथ एक शॉर्ट टर्म लोन की स्लिप लगती है, जिसे देखकर वो परेशान होकर बैठ जाती हैं। यहाँ से फिर हम मोयम को देखते हैं जो कि स्टोर से खाना लेकर बाहर आती है ताकि वो बैठकर खा सके, लेकिन वहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं थी। तो कांगू से अपने साथ बैठने के लिए कहता है। वह अब उसके साथ बैठ जाती है और उसे बोलती है कि युंदो अगर घर पर अकेली है तो तुम्हें उसकी पास होना चाहिए, पर वो उसे बता देता है कि वो किंडरगार्टन की तरफ से नाइट कैंपिंग पर गई हुई है। अब जब वो उसे बोलता है कि तुम आज काफ़ी लेट डिनर कर रही हो, तो बता देती है कि उसे एक इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ा, जहाँ पर हॉस्पिटल वाले एक पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे थे, पर वो किस तरीके से उसे एडमिट करवा कर आई है। जो सुनकर वो कहता है कि तुम तो काफ़ी इम्प्रेसिव हो। वो अब उससे आगे भी युंदो का ख्याल रखने की रिक्वेस्ट करता है। तो मोयम बोलती है कि उसे मुझे एक और चांस देने के लिए बोलो ना, और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो बताता है कि युंदो की मॉम हमसे काफ़ी दूर है, जो कि शायद अभी इस दुनिया में नहीं थी। ये सुनकर मोयम उसकी तारीफ़ करते हुए कहती है कि तुम एक काफ़ी अच्छे डैड हो। इस पर वो कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ और उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर मोयम उसे ऐसा करने से रोकती है। वो बताती है कि जब वो काफ़ी यंग थी तभी उसके डैड की डेथ हो गई, तो उसकी मॉम ने उसे सब कुछ खोकर संभाला है। ये फीलिंग कितनी ज़्यादा अजीब होती है वो काफ़ी अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो उसे अपना सब कुछ खोने से मना करती है। वो उसे बोलती है कि मैं ना युंदो के साथ खेलना चाहती हूँ, तो बताओ कि उसे क्या पसंद है। वो उसे बताने लग जाता है कि उसे एलियन, ज़ॉम्बीज़, ये सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन वो ये सब बताते बताते टेबल पर ही सो जाता है, जिसे ऐसे देखकर मोयम हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी अल्कोहल कंजम्पशन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी। वो एक ही बियर में पास आउट हो गया था। अब वो ना चाहते हुए भी उसे खींचकर लेकर जाने लग जाती है, उसके घर के बाहर ही सुला देती है। दूसरी तरफ हम रियो के पेरेंट्स को देखते हैं। आज भी जब डैड देर से घर आते हैं तो मॉम उन पर सामान फेंकने लग जाती है। वो उन्हें लोन का बिल दिखाकर कहती है कि तुम्हारे पैसों की आदत ने तुम्हें काफ़ी बुरा फंसा दिया है। वो उन्हें घर के खर्चे बताने लग जाती है जो कि शायद वो अब भर नहीं पाएंगी। इतने में रियो भी बाहर से आ जाती है और दोंगजिन भी शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं। मॉम डैड से पूछती है कि क्या तुमने फिर से अपने दोस्त के लिए लोन लिया है या फिर गैम्बलिंग की है, या तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है। इस पर डैड ना में जवाब देते हैं। रियो भी उनसे जब सच पूछते तो बताते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ से अब हम उस दिन का सीन देखते हैं जब वो फूड ब्लॉगर्स उनके रेस्टोरेंट में आए थे। वो दोनों डैड से कंप्लेन करते हैं कि उनके खाने में बाल आ गया है। जैसे डैड चेक करने के लिए वहाँ पर आते हैं तो गलती से खाना उन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जहाँ खाने की वजह से एक लड़की का हाथ जल जाता है और उसने अपने हाथ में बहुत ही एक्सपेंसिव 30 मिलियन युआन की घड़ी पहनी हुई थी जो कि ख़राब हो गई थी। वो लड़के अब यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि इस घड़ी को लेना इतना भी आसान नहीं है। तो डैड बोलते हैं कि मैं इसकी रिपेयर की कॉस्ट उठाने के लिए तैयार हूँ, पर वो उनसे पूरे पैसे वापस मांगते हैं। ये सब के बाद से ही डैड की नींद उड़ जाती है। वो रात में डेजिग्नेटेड ड्राइवर का काम कर रहे थे ताकि वो किस तरीके से पैसे इकट्ठा करके उन्हें दे सके। इसी वजह से वो घर पे बार बार फ्यूनरल और रियूनियन का बहाना करके जा रहे थे। और रात में वो उस दिन उस लेडी के ड्राइवर थे जिस दिन सुंगियों ने उन्हें देखा था। अब वो इस तरीके से पैसे जमा करके और लोन लेकर उन्हें 20 मिलियन वॉन तो दे दिए थे। ये सब जानने के बाद माँ मुझसे गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम इस सबसे अकेले निकलने के बारे में कैसे सोच सकते हो। तो डैड बोलते हैं कि तुमने तो मुझे कभी इस चीज़ के काबिल समझा ही नहीं, और अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती। वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर मैं तो अपनी फैमिली के लिए यही कर सकता था और मैं उनके पैसे लौटा कर ही रहूँगा। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं, जिनके पीछे रियो भी जाती है, पर पैर फिसलने की वजह से डैड गिर जाते हैं।
पर ये उनके हाथों पर बैंडेज लगाती है और उनसे कहती है कि पहले आप जैसे मेरा ख्याल रखते थे वैसे अब मैं आपका रख रही हूँ, देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ ना। डैड अब यहाँ पर उससे माफ़ी मांगते हैं, पर रूह कहती है कि हम उन बुरे लड़कों पर केस करेंगे। पर डैड मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि वही उल्टा उन पर केस करके शॉप बंद ना करवा दे, क्योंकि उनके खाने में बाल आ गया था। उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बोलते हैं कि मैं आज तक तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी नहीं खरीद पाया, जब तुम यूएस में थी तो तुम्हें कुछ पैसे भी नहीं भेज पाया, मुझे तुम्हारे डैड होने का कोई हक नहीं है। पर रू कहती है कि इस हिसाब से तो मुझे भी आपकी बेटी होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ। पर डैड कहते हैं कि तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगे। तो रू कहते हैं कि आप भी हमेशा मेरे डैड ही रहोगे। अगले दिन हम रू को देखते हैं, वो यही सोच रही थी कि वो उन लड़कों से बड़ा छुटकारा कैसे पाए। तभी उसे सिक्योरिटी कैमरा का आइडिया आता है, लेकिन उनकी शॉप में तो कोई भी कैमरा नहीं था। तो वो पास वाली शॉप में जाती है, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखने की रिक्वेस्ट करती है। पर अंकल बताते हैं कि सुंग्यू तो पहले ही फुटेज चेक करके वहाँ से चला गया। वो अब उसे फ़ोन करती है, लेकिन वो उसका कॉल कट कर देता है और हम देखते हैं कि वो उन्हीं दोनों फूड ब्लॉगर्स के साथ था। जब वो उसे झूठ कहता है कि वो रेस्टोरेंट ओनर का बेटा है और उन्हें बाकी के बचे हुए पैसे देता है, जिसे वो दोनों जैसे ही लेने वाले थे। तभी सुंग्यू पहले उस वॉच को दिखाने के लिए कहता है जो कि टूटी थी। वो लड़के अब उसे वॉच दिखाते हैं, जिसे देखते ही सुंग्यू पहचान जाता है कि ये वॉच का डिज़ाइन वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में आता है। पर यहाँ उसने अपने हाथ में वही घड़ी पहनी हुई थी जो कि उसे किसी इवेंट में एज अ गिफ्ट मिली थी। वो अपनी और उस वॉच का डिफरेंस नोटिस करने लग जाता है, जिसका सीरियल नंबर अलग था और कलर और डिज़ाइन में भी काफ़ी डिफरेंस था। वो फिर उनसे बोलता है कि ये तो इस वॉच की सस्ती कॉपी है। अब ये लड़के जैसे ही वॉच छीनने वाले थे, तभी सुंग्यू उनकी वीडियो प्ले कर देता है, जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे रेस्टोरेंट में जाने से पहले वो अपना बाल निकाल कर एक पैकेट में रख लेता है। अब जब उन्हें लगता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं तो कहते हैं कि हमने तुम पर केस करेंगे। पर सुंग्यू यहाँ पर उन्हें सीसीटीवी की फुटेज का टाइमिंग दिखाता है, जो कि 12 बजे का था और उनकी वॉच तो 11:45 पर ही रुक गई थी, जिसका मतलब ये रेस्टोरेंट में जाने से पहले ही ख़राब थी। इतना एविडेंस काफ़ी था उन दोनों को सबक सिखाने के लिए। इतने में कांग भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उन लड़कों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो एक रिपोर्टर है। यहाँ से अब हम देखते हैं कि एक दिन पहले सुंग्यू ने कांग को बुलाकर वो सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया था। साथ ही उन्होंने उन लड़कों का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढने की कोशिश करी, तो बात झूठ निकली कि उनका कोई भी बड़ा चैनल नहीं था। तभी सुंग्यू उस लड़के का हाथ देखता है जिस पर कोई भी जलने का निशान नहीं था, जिससे वो समझ जाता है कि असल में ये लोग स्कैमर्स हैं। सुंग्यू अब रिवील करता है कि जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं ये शॉप भी उसी की नोन में किसी की है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की मदद से सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, जो देखकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तो कांग और सुंग्यू भी उसके पीछे भागते हैं उन दोनों को पकड़ने के लिए। सुंग्यू की चोट अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं कांग उस लड़के के पीछे धीरे धीरे भाग रहा था, जिसका मजाक उड़ाने के लिए जैसे ही वो लड़का पीछे घूमता है तो वो एक पोल से टकरा कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर सुंग्यू जिस लड़के के पीछे भाग रहा था वो सड़क क्रॉस कर लेता है और रेड लाइट होने की वजह से सुंग्यू को वहीं पर रुकना पड़ता है। इस बात की वो खुशी मना रहा था कि सुंग्यू वहाँ पर पहुँच नहीं पाया उसे मारने के लिए। पर तभी रियो वहाँ पर आकर उस लड़के को मारने लग जाती है, जो देखकर वो लड़का उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इतने में सुंग्यू वहाँ पर आकर उस लड़के को एक जोर की लात मारकर गिरा देता है। अब जब वो देखता है कि रियो की नाक से खून निकल रहा था तो वो गुस्से में आकर उस लड़के को मारने के लिए बढ़ता है, पर वो उसे बोलती है कि उसकी वजह से नहीं हुआ है, पिछले दिनों मेरे कुछ ज़्यादा ही काम करने की वजह से हुआ है। वो उसे अब अपनी टाइल निकाल कर ब्लड रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस सबके बीच वो लड़का भागने की कोशिश कर रहा था। पर तभी दोंगजिन वहाँ पर आ जाता है और उसकी बहुत ही अच्छी धुलाई कर देता है। अब जब ये बात डैड को पता चलती है कि वो दोनों लड़के पकड़े गए हैं तो वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाने लग जाते हैं। पर मॉम तभी उन्हें मारना शुरू कर देती है, क्योंकि कल रात डैड ने उनसे कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ तुबो की डिश बनाने के अलावा और कुछ नहीं जानता और नई फैमिली में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। मॉम उन्हें बोलने लग जाती है कि तुम मुझे सिर्फ खाना कहते हो, आज हम जो कुछ भी है उस डिश की वजह से ही है। हमने अपने बच्चों को सिर्फ वही डिश बेचकर बड़ा कर पाए हैं। डैड अब रोते हुए कहते हैं कि मेरी लाइफ में मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, मेरे लिए सब कुछ मेरी फैमिली है। फिर मॉम से माफ़ी मांगकर उन्हें गले लगा लेते हैं, जिसके बाद मॉम ये पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है और अपने साथ स्टिक्स भी लेकर जाने लग जाती है उन लड़कों को मारने के लिए। पर डैड उनसे बोलते हैं कि ऐसा करने से तुम जेल चली जाओगे और उनसे स्टिक ले लेते हैं और उन्हें लव यू कहकर यहाँ से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं, जो सुंग्यू को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। वो ये भी बोलती है कि तुम सब कुछ पहले से जानते थे, इसलिए तुम मुझसे बेटर हो, जिस पर वो एग्री करता है और बोलता है कि तुम्हारे डैड मेरे लिए अनजान नहीं थे कि मैं उस तरीके से प्रॉब्लम में छोड़ दूँ। तो रियो पूछती है कि अच्छा मेरा क्या मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ?
क्योंकि तुम काफ़ी टाइम से मुझे अवॉइड कर रहे हो। पर वो कहता है कि सब कुछ हमेशा के लिए पहले की तरह नहीं रहता, हम बड़े हो गए हैं और दोनों की अपनी लाइफ है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और बचपन की तरह ऐसे मेरे विंडो पर नॉक करना बंद करो। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। रात में रूही अब ये सारी बातें सोचकर सो नहीं पा रही थी और यही सोच रही थी कि पास में जब सुंगयू ने वो लेटर लिखा था तब वो कितना खुश था, लेकिन कल कैसे उसने उसके सामने उस लेटर को फाड़ कर फेंक दिया। वो अब सुंगयू की विंडो वापस से नॉक करने वाली होती है, लेकिन उसकी बातों को याद करके रुक जाती है। सुंगयू भी अब अपनी विंडो पर आकर देखता है और खुद से कहता है कि काश उस लेटर की तरह मैं अपनी फीलिंग को भी ऐसे क्रम्बल कर पाता तो शायद मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह कंफर्टेबल होता। और हम देखते हैं कि असल में उसने उस लेटर को डस्टबिन से वापस निकाल लिया था। अगले दिन ड्रू को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ उसकी टीचर सभी को बताती है कि खाने को अगर टेस्टी बनाना है तो उसे बनाते वक्त उस पर्सन के बारे में सोचना चाहिए जिसके लिए वो बना रहे हो। ये बात वो अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद वो सुंगयू से मिलने के लिए उसकी वर्कशॉप जाती है, जिसे अचानक से देखकर वो चौंक जाता है। उसके पूछने पर वो बताती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुमने मेरे डैड की हेल्प की ना, तो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। अब वो टिफ़िन खोलकर बॉक्स आगे करती है और बताती है कि इसमें मेरी फर्स्ट कुकिंग क्लास की डिश है। सुंगयू बोलता है कि तुम मुझे क्यों दे रही हो, तो वो कहती है कि क्योंकि तुम्हें पसंद है। अब यहाँ से अब हम इनके बचपन का सीन देखते हैं। रियो की मॉम जब सुंगयू का ख्याल रख रही थी तो वो उसे कोरियन फूड खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं खा रहा था। ये देखकर रियो अंदर से वो डिश लेकर आती है और सुंगयू से कहती है देखो ये एक रेनबो की तरह है, जो देखकर वो उसके हाथ से खा लेता है। अब वो उसे बोलता है कि तुम्हें बचपन की बात अभी तक क्यों याद है, तो रियो कहती है कि क्योंकि हम इतने सालों से दोस्त हैं, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से ज़्यादा मैं जानती हूँ। पर सुंगयू उसे रूडली बोलते हैं कि वो सब पास्ट था, उसे भूल जाओ, उन मेमोरीज़ को लेकर मुझे परेशान करना बंद करो, हम बच्चे नहीं हैं, तो मुझे अब अकेला छोड़ दो, मेरी लाइफ से दूर रहो। रियो इमोशनल होकर मना कर देती है कि क्या तुमने उस वक्त मेरे घर में आने से पहले परमिशन ली थी, तो मैं भी अब तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करती रहूँगी क्योंकि हम क्लोज और मुझे हक है। सुंगयू कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरा दिमाग ख़राब होता जा रहा है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसकी ऐसी बातें सुनकर उसे बुरा लगता है। वो सोचती है कि सुंगयू की लाइफ के हर फर्स्ट मोमेंट पे मैं उसके साथ थी, चाहे वो उसके खाने की पसंद हो या फिर स्विमिंग की। एक बार जब वो मोयम के साथ ड्रिंक कर रहे थे तब मोयम जानबूझकर सुंगयू से सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पर क्रश है। इस पर वो कोई जवाब नहीं देता। रियो समझ जाती है कि कोई तो लड़की है। मोयम तो यहाँ पर जवाब जानती थी पर बताती नहीं है। अब प्रेजेंट में रियो यही सोच रही थी कि सुंगयू के बारे में मैं हर चीज़ जानती हूँ, पर उसका फर्स्ट लव कौन है ये कभी नहीं जान पाई। अब वो भागते हुए उसके पीछे जाती है, पर सुंगयू अपने ख्यालों में ही था, तो वो उसे अपनी हील से मारकर रोक देती है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वो उससे पूछती है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा कि उसका क्या मतलब था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।